सो हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, इट्स योर मेंटर एंड एजुकेटर देवशाह। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पर्टिकुलर चैनल पे। और अगर पहली बार आए हो तो स्वागत है पहली बार आपका इस चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट सितंबर 26 के एफएम के मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस। तो सर, आप क्या ये बोल रहे हो कि यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे? मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व कर लिए ना, एक तरीके से आपका पूरा सिलेबस ही रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनाए ही कुछ इस तरीके से गए हैं। देर आर गोइंग टू बी केस सिनेरियोज, देर आर गोइंग टू बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, और क्या नहीं है मेरे पास आपके लिए। ठीक है। ऑल्सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, बच्चों ने बकायदा इन क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट अटेम्प्ट ऑलरेडी कर दिया है। उनको एक रियलिटी चेक मिल गया है कि आईसीआई पेपर कैसे बनाता है, नए नए क्वेश्चंस एग्जामिनर कैसे बनाता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि कम टाइम में आप इतने सारे क्वेश्चंस किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, वो वीडियो के एंड में। ऑल्सो लेट मी टेल यू, ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगी। पार्ट 1 आज है, पार्ट 2 बाद में आएगा। और सर, हमें भी इन क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट अटेम्प्ट करना है। लेट मी टेल यू, एक टेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, एक तरीके से उसी का आज डिस्कशन है। दूसरी टेस्ट भी होने वाली है 22 अगस्त 2026 को। दोस्तों, ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है एंड क्वालिटी के मामले में आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपको डाउट है कि सर आप क्वालिटी वाले क्वेश्चंस दोगे कि नहीं, आप आज का वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस क्वालिटी के पेपर सेट करते हैं। ठीक है, एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री। ऑल यू नीड टू डू इज ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, और आपको बाकी का सारा अपडेट वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों, लेट अस क्विकली बिगिन। और ना यार, एक काम करना, अपना कैलकुलेटर साथ में लेके रखना, और अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। लेट अस क्विकली बिगिन विद अवर टेस्ट पेपर। आ जाओ। सो दोस्तों, ये टेस्ट पेपर है, आप देख लो। मतलब बिल्कुल आईसीआई की जिस तरीके से वो पेपर डिजाइन करता है ना, ग्रे पेपर, उसके ऊपर वो ब्लैक कलर का टाइम्स न्यू रोमन, मैंने ठीक वैसे डिजाइन किया, बिकॉज आई वांटेड टू गिव अ रियलिस्टिक एग्जाम एक्सपीरियंस। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसके सोल्यूशंस भी मैं हाथों हाथ डिस्कस करता जाऊंगा। एंड मैं आप सब लोगों से एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आपने टेस्ट दिया हो या आपने टेस्ट ना दिया हो, प्लीज एक बार ना इन क्वेश्चंस को एक बार घर पे प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन पेपर और ये सोल्यूशन का जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम पे मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, चलो लेट अस बिगिन नाउ। सबसे पहले जो है ना, 15 मार्क के मैंने एमसीक्यूज पूछे थे। इट कंसिस्टेड ऑफ 2 केस सिनेरियोज। सबसे पहले केस सिनेरियो से हम शुरू करते हैं। बीटा लिमिटेड इज अ कंपनी विच इज कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग due to its rapidly growing customer base and increasing first mover advantages. Further, due to its easy ability to adapt towards the changing trends, the company is always in requirement of a varying capital structure. On 1st of April 2026, a board meeting was called upon to discuss the further expansion plans, whereby the director of the company, Mrs. Shruti, has proposed the following capital structure and has suggested that an asset turnover ratio, इसको जरा हम मार्क कर लेंगे। असेट टर्नओवर रेशियो क्या है? 5:1 आपको दिया हुआ है। एंड देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है आपको 30%। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। जितने भी लोग कंफ्यूज है, एक बार सुन लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टर्म्स में नेट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, ईबीआईटी होता है। एंड क्योंकि ये मार्जिन है, सो इट इज ऑलवेज अपॉन सेल्स। ठीक है, उसी के अलावा यहाँ पर फिक्स्ड एसेट के बारे में कुछ नोट दिया हुआ है, बट उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले देखो हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या है। हमारे पास 10 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर्स है 5 लाख रुपए के। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 5 लाख डिवाइडेड बाई 10, मेरे पास 50,000 शेयर्स आ गए। हमारे पास 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 रुपए की फेस वैल्यू के 15 लाख के। 14% डिबेंचर से 100 रुपए की फेस वैल्यू के 12 लाख के। एंड रिटेन अर्निंग्स अपने पास 8 लाख है। टोटल ये क्या है? टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास ये 4 चीजें हैं। सो लेट मी टेल यू दोस्तों, लेट मी टेल यू, जब मैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म डेट, ये 4 चीजों को मिला देता हूं ना, तो मेरे पास बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बनता है मेरे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहां पर है ना एक नोट लिखा हुआ है। ये नोट एक्चुअली टेस्ट में नहीं लिखा था, तो जितने भी लोग वो है जिन्होंने इस पेपर को एज टेस्ट अटेम्प्ट किया हुआ है, लेट मी टेल यू, ये नोट आपके पेपर में नहीं था, अभी आया है। कंसिडर ओनली फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट इन असेट टर्नओवर रेशियो। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूं, इधर आओ। एक कॉन्सेप्ट है जो आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आईसीआई चाहे तो कभी भी ये कॉन्सेप्ट उठा करके पेपर में डाल सकता है। तो सुनो, मान लो ये आपकी बैलेंस शीट है। ओके सर, ओके। अब मेरे पास क्या है इसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। मेरे पास यहां पर रिजर्व्स है।
मेरे पास यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है, और मेरे पास ना यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज है, और मेरे पास मान लो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म डेट है, करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म डेट है। उसी के अलावा मेरे पास यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स है और मेरे पास यहाँ पर करंट एसेट्स है, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर शॉर्ट टर्म डेट भी है एंड मेरे पास यहाँ पर मेरी दूसरी करंट लाइबिलिटीज भी है, ठीक है। ये मेरी बैलेंस शीट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो चार चीजों का टोटल है ना, इसको मैं बोलता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इसमें इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गया, रिजर्व्स भी आ गया, लॉन्ग टर्म डेट भी आ गया। अब मेरा है ना हमेशा एक अजम्पशन रहता है जो कि हर बार बिजनेस में होता है, ध्यान से सुनना, कि जो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट है, सुनना, जो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट है ना वही मेरा फिक्स्ड एसेट का अमाउंट होगा, और जो मेरा शॉर्ट टर्म डेट का अमाउंट है ना वही मेरा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट होगा। इसका ये मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ कैपिटल है, समझना, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म डेट आपको दिख रहा है ना, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ कैपिटल है। एंड ये जो आपको फिक्स्ड एसेट्स दिख रहा है, आई शुड नॉट नेम इट फिक्स्ड एसेट्स, आई शुड नेम इट नॉन करंट एसेट्स, I should name it non-current assets, I should name it current assets. This is a better classification. तो जो मेरे लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ कैपिटल है ना वो लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट होंगे। जैसे मान लो मैंने इक्विटी से पैसा रेस किया ना, तो उससे मैं अपने डेटर्स को फाइनेंस नहीं करूंगा, मैं उससे एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीद लूंगा। सो जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ कैपिटल है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट्स में ही जाएंगे, और जितनी भी मेरी शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है शॉर्ट टर्म डेट, वो आपकी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस होता है। एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। सो सर अब इससे आपको क्या पता चलता है? देखो, जब भी मैं ये बोलूं ना कि आपकी सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट में आपको कंसीडर करनी है एसेट टर्नओवर रेशियो में, तो देखो मैंने यहां पर क्या अजम्पशन लिया था कि जो आपका नॉन करंट एसेट्स है या जो आपका फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर से मैच करना चाहिए। सो जब मैं एसेट टर्नओवर रेशियो लूंगा ना, सो इट इज गोइंग टू बी माई सेल्स डिवाइडेड बाई या तो मेरा फिक्स्ड एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स जो है वो नॉन करंट एसेट्स है, एंड नॉन करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस होंगे कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज से? सर लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। तो यहां पर सिर्फ मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड ही रिप्लेस कर सकता है। मान लो अगर ये नोट ना लिखा हुआ होता तो इसमें अल्टरनेट अजम्पशन पता है क्या बनता कि एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय। सर एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब टोटल एसेट्स भी हो सकता है, क्योंकि अगर बोला नहीं है फिक्स्ड एसेट लेना है तो बंदा तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट टोटल अज्यूम कर लेगा, और नॉन करंट एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड से फाइनेंस होता है, करंट एसेट शॉर्ट टर्म डेट से फाइनेंस होता है, तो वो बंदा तो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस बाकी की लाइबिलिटीज भी ले लेता, मतलब लाइबिलिटी साइड का टोटल भी ले लेता। तो ये ना टेस्ट में थोड़ा सा मिशैप हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कंसिडर ओनली फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट इन एसेट टर्नओवर रेशियो। मतलब हम लोगों को डिनोमिनेटर में या तो फिक्स्ड एसेट्स लेना है यानी कि नॉन करंट एसेट, या फिर हम लोग डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड ही लेंगे। खेल सकता है ऐसे है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यस सर। अगला, on the same day, Beta Limited had received a notice from its creditors seeking prompt payment of its dues. The amount of sundry creditors that appeared in the balance sheet were 5 lakh. देखो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। काफी लोग क्या करेंगे, एसेट टर्नओवर रेशियो की डिनोमिनेटर में वो कैपिटल एम्प्लॉयड जो 40 लाख है उसमें 5 लाख और मिला देंगे, बट वो नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब फिक्स्ड एसेट्स की इन्वेस्टमेंट बोलिए तब अल्टरनेट में सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल ही आ सकता है, करंट लाइबिलिटीज नहीं लेना। Hence, in order to restore its operations back to normal, it had to apply for a working capital loan to the bank. The following data was presented to the bank. रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड आपको 30 दिन का दिया हुआ था, एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वाज 50% ऑफ द डेराइव्ड सेल्स वैल्यू। कोई WIP नहीं था, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 80%, एंड अमाउंट ऑफ सेल्स 80% ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल्स मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, एंड कंपनी कीप्स फिनिश गुड्स फॉर एन एवरेज ऑफ 50 डेज बिफोर डिस्पैचिंग इट टू द कस्टमर्स। फिर जितनी भी सेल्स थी वो सारी की सारी क्रेडिट बेसिस पे थी, एंड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड जो था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ 45 डेज। फर्दर हमें ये कहा गया है कि कंपनी जो है अपना IPO लॉन्च करने वाली है, इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स यूजिंग द गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल उसको डिटरमाइन करना है। डिविडेंड जो है उसका 4% पे ग्रो कर रहा है, पे आउट रेशियो उसका 50% है, विच शैल बी यूज टू अराइव एट द करंट डिविडेंड। काफी बच्चों ने यहाँ पे भी शायद गलती की थी, उन्होंने
ईपीएस पे पे आउट रेशियो लगा करके डायरेक्टली D1 जनरेट कर दिया था, लेकिन जब मैंने बोला है ना कि पे आउट रेशियो लगा करके, देखो 3 तरीके की डिविडेंड की आपकी रेशियोज होती है। एक होता है डिविडेंड रेट, मतलब डिविडेंड अपॉन फेस वैल्यू। एक होता है डिविडेंड यील्ड, मतलब डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस। और एक होता है डिविडेंड पे आउट, मतलब डिविडेंड अपॉन अर्निंग्स पर शेयर। ये क्या है? डिविडेंड पे आउट। तो भाई पे आउट रेशियो लगा करके जो अब आएगा ना, दैट इज गोइंग टू बी करंट डिविडेंड, सो इट इज गोइंग टू बी D0। टैक्स रेट आपको 30% अज्यूम करना है एंड 360 डे ईयर आपको अज्यूम करना है। उसके अलावा प्राइस अर्निंग्स रेशियो आपको बोला हुआ है कि 5 गुना है फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, और वो स्टैंडर्ड रेशियो है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। आपको सबसे पहले क्या निकालना है? अर्निंग्स पर शेयर ऑफ बीटा लिमिटेड आपको निकालना है। तो फटाफट से सोल्यूशन पे आ जाओ। देखो, हम लोगों को एसेट टर्नओवर रेशियो से सबसे पहले तो इसमें सेल्स निकालनी है। एसेट टर्नओवर रेशियो मेरे को 5:1 बोला है, एंड एसेट टर्नओवर रेशियो मेरा क्या होगा सर? सेल्स डिवाइडेड बाय या तो अपना फिक्स्ड एसेट। अज्यूम कर रहा हूं मैं यहां पर कि नॉन करंट तो एसेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने पास फिक्स्ड एसेट ही है, तो या तो फिक्स्ड एसेट, लेकिन सर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो सामने लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल आपके पास कितना आया? आप यहां पर ऊपर जाके देखोगे ना, तो इट इज गोइंग टू बी यहाँ पे 40 लाख। 40 लाख का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, सो 40 लाख यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सेल्स आपको नहीं पता है, इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, सो बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 5 आप करोगे तो आपका 2 करोड़ का सेल यहाँ पे आ गया। उसी के अलावा उन्होंने रिक्वायर्ड ईबीआईटी मार्जिन आपको 30% क्वेश्चन में देके रखा था, एंड ईबीआईटी का मतलब रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% देके रखा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है वंस अगेन ईबीआईटी, एंड मार्जिन दिया हुआ है, सो इट इज ईबीआईटी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो 2 करोड़ की सेल्स थी, उस पर 30% लगाया तो मेरा ईबीआईटी आ गया 60 लाख रुपीज। अब आप इनकम स्टेटमेंट बना करके सीधा सीधा ईपीएस डिराइव कर सकते हो। उसके अलावा ईबीआईटी में से सबसे पहले आप डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस करोगे। 14% डिबेंचर थे 12 लाख के, तो 12 लाख रुपए इंटू 14% आप करोगे, सो 1,68,000 का आपका इंटरेस्ट आता है, वो माइनस करके ईबीटी पे पहुंचे 5832। टैक्स रेट आपको बोल दिया गया था 30% है, तो 30% इसका 5832 का होता है 17,49,600। तो ईएटी आ गया 40,82,400। उसमें से अब आप माइनस करोगे आपका प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे सर? 15 लाख रुपए के थे, मल्टीप्लाइड बाय 10% आपका प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट था। सो 1.5 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। सो अर्निंग्स फॉर इक्विटी बन गया 39,32,400। उसी को अपन हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। कितने शेयर्स आए थे? 50,000 शेयर्स अपने आए थे। सो जब आप 39,32,400 को 50,000 से डिवाइड करते हो तो आपका ईपीएस निकल के आ जाता है 78.65 रुपीज। क्या ये चीज क्लियर हो गई? हाँ सर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, 78.65। अगला आता है आपका कि आपको वर्किंग कैपिटल का अमाउंट निकालना है। व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? तो उसके लिए मेरे पास ये वाला डेटा है। तो देखो मेरे पास क्या है? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है, डब्ल्यूआईपी कुछ नहीं है, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड है भाई, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड है, एंड पेबल्स के बारे में कुछ बोला नहीं हुआ है, लेकिन अपने को डायरेक्टली यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज की बैलेंस शीट फिगर दी गई है। आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपको पता है जो आप ये डिराइव करते हो ना, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, डब्ल्यूआईपी रिक्वायरमेंट, रिसीवेबल्स का रिक्वायरमेंट, होल्डिंग पीरियड अपॉन 360 करके वो रिलेवेंट वैल्यू का, वो जो आपका वैल्यू आता है ना, दैट इज नथिंग बट योर क्लोजिंग बैलेंस जो आपकी बैलेंस शीट में दिखता है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इस केस में कैसे निकलेगा। तो मेरे पास देखो रॉ मटेरियल किस पे वैल्यूएटेड होता है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। रॉ मटेरियल यहाँ पर आप वैल्यू करोगे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डब्ल्यूआईपी वैल्यूएटेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिनिश गुड्स वैल्यूएटेड होता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। रिसीवेबल्स वैल्यूएटेड होता है या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे या तो सेल्स पे, और जो आपका पेबल्स वैल्यू होता है वो आता है परचेजेस पे। ठीक है, सो सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपने कितना बोला था कि मैंने यहाँ पे बोला हुआ था कि जो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है दैट इज 50% ऑफ योर डिराइव्ड सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू अपन ने 2 करोड़ डिराइव की थी, उसका 50% रॉ मटेरियल इज 1 करोड़। एंड रॉ मटेरियल का रिक्वायर्ड वैल्यू या क्लोजिंग स्टॉक या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना आएगा सर? रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय 360 डेज, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि 360 दिन का ईयर आपको अज्यूम करना है। किधर गया ये रहा, और 360 डे ईयर, सो डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। तो जब आप ये करोगे 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 360 इंटू 30, तो आपका रॉ मटेरियल का वैल्यू आता है 8,33,333। ठीक है, सो ये मेरा यहाँ पर रॉ मटेरियल का वैल्यू आ गया 8,33,333 करके। अगला आता है फिनिश गुड्स। दोस्तों फिनिश गुड्स कितना आएगा? एक्चुअली ये मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा, दिस शुड बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है, क्योंकि जब हम ऑपरेटिंग साइकिल मेथड फॉलो करते हैं ना, तब हम लोग ये फिनिश गुड्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये तो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन मेथड है, तो यहाँ पे अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही लिखना पड़ेगा। एंड इसीलिए मैंने पेपर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं डाला था, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कितना है, उन्होंने बोला था दैट इट इज गोइंग टू बी 80% ऑफ योर डायरेक्ट सेल्स फिगर। ये देखो, हाउएवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 80% ऑफ द डायरेक्ट सेल्स फिगर, तो 2 करोड़ का 80% अगर मैं करूं तो 1 करोड़ 60 लाख आपका यहां पर आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो सीओपी डिवाइडेड बाय 360 इंटू फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड जो कि 50 डेज है। सो आपका यहां पर जो फिनिश गुड्स आता है, रॉ मटेरियल क्यों लिखा है मैंने, जो आपका फिनिश गुड्स आता है दैट इज 22,22,222। तो ये मैंने यहां पर आपका फिनिश गुड्स भी लिख दिया। फिर आते हैं हम लोग रिसीवेबल्स पे। अब रिसीवेबल्स की अगर मैं बात करूं तो या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे रिकॉर्ड होगा या तो सेल्स पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला था ना कि सारी की सारी सेल्स जो थी वो क्रेडिट बेसिस पे थी, एंड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड ऑन सेल्स, ये मेन चीज है। रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड सेल्स पे निकाला हुआ है 45 डेज, सो इट इज क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 360 इंटू रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। एंड क्योंकि सारी सेल्स क्रेडिट बेसिस पे थी, हम लोग डायरेक्टली 2 करोड़ को 360 से डिवाइड करके इंटू रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड 45 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। सो रिसीवेबल्स आपका आ गया 25 लाख। ठीक है, सो रिसीवेबल्स मेरा यहाँ पे आ गया 25 लाख। अब यहाँ पर काफी बच्चों से गलती हुई थी, उन्होंने बस ये 3 को ऐड किया था और उनका आंसर 55,55,555 आया था और उन्होंने सी टिक कर दिया था, लेकिन बच्चों का ध्यान करंट लाइबिलिटीज पे गया ही नहीं था। बच्चों का ध्यान करंट लाइबिलिटीज पे गया ही नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज को माइनस करना था। जो मैंने बोला था ना कि नोटिस आया था, करंट लाइबिलिटीज का बैलेंस 5 लाख दिख रहा था, वो भी यहाँ पे माइनस होगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा था। और मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि आप वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन मेथड से जो फिगर्स को डिराइव करते हो वो आपका क्लोजिंग बैलेंस ही होता है। तो ये 5 लाख माइनस करके आपका जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए दैट इज 50,55,555। ऑप्शन डी शुड बी योर करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों से गलती हुई थी। अब आते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर मैं बात करूं, सिंपल सी चीज है। देखो, एमसीक्यू नंबर 1 में ही अपने पास ईपीएस तो आ गया था 78.65 का, तो अब कुछ नहीं, पे आउट रेशियो अपने को दिया हुआ है, उसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो, ईपीएस अपने पास 78.65 का है, पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा, सो मेरा डीपीएस आया 39.325। अब आप डिलेमा में चले जाओगे कि इसको D0 अज्यूम करे कि D1 अज्यूम करे, इसलिए मैंने पेपर में लिख के दिया है कि पे आउट रेशियो अप्लाई करके जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी करंट डिविडेंड, तो ये आपका D0 हो जाएगा। उसी के अलावा अब D0 से D1 पे पहुंचना है, और अब मैंने पेपर में बोला हुआ है कि आपका जो ग्रोथ रेट है दैट इज गोइंग टू बी 4%, तो D0 में इंटू मैंने 1.04 एक बार किया, तो आपका D1 आ गया 40.898। उसी के अलावा आप बोलोगे सर पी रेशियो की आप सर प्राइस कैसे निकालूंगा मैं, तो आपको बोला हुआ है कि पी रेशियो में भी अज्यूम्ड एज 5 टाइम्स, और पी रेशियो क्या होता है सर, एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो मेरे पास 78.65 का ईपीएस तो था, उसी को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा पी प्राइस क्या आ गया, P0 क्या आ गया 393.25, सॉरी। तो D1 आ गया 40.898, P0 आ गया 393.25। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगेगा। ग्रोथ रेट एक बार ऐड करना मत भूलना, काफी बच्चे शायद यहां पर ग्रोथ रेट भी ऐड करना भूल गए थे। कुछ लोग मुझे कितना बोल रहे थे, नहीं कुछ की, हाँ यहां पर है ना, कुछ लोग ग्रोथ रेट ऐड करना भूल गए थे, उन्होंने 39.325 को ही D1 कंसिडर किया था, और उससे आई थिंक उनका आंसर कुछ 14% आया था। एक मिनट, 39.325 393.25 0.04, हाँ उनका आंसर 14% आया था, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि करंट डिविडेंड बोला था ना क्वेश्चन में, मतलब ग्रोथ रेट एक बार लगेगा। सो इट इज गोइंग टू बी 40.898 ओवर ईयर डिवाइडेड बाय 393.25 प्लस 0.04, तो 14.40% मेरा आंसर आता है यहां पर। ठीक है, सो यहां पर अगर मैं एक चीज बोलूं, सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ओवर ईयर। सॉरी, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी माई राइट आंसर ओवर ईयर, 14.40%। मजा आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? दोस्तों मजा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब आ जाते हैं केस सिनेरियो नंबर 2 पे, और इस केस सिनेरियो पे ना बच्चों की हालत पतली हो गई थी सच्ची में, क्योंकि भाई 2 एमसीक्यूज इसमें ऐसे थे ना कि मतलब बच्चों को बहुत वर्किंग करनी पड़ी। और आईसीआई ट्रस्ट में कभी भी ऐसा कर सकता है, आईसीआई आजकल आपसे एमसीक्यूज में ज्यादा टाइम लगवा रहा है, तो मैंने भी वही सेम चीज यहाँ पर रेप्लीकेट करने की कोशिश करी है। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं इस केस सिनेरियो को। Extrovert Limited is planning to acquire Introvert Limited from 1st of April 2026 onwards. However, CFO of Extrovert Limited is informed about the recently caused data breach at the head office of Introvert Limited in Jaipur, Rajasthan, due to which many of its accounts and records were destroyed. इन records का ना तो कोई बैकअप था, ना तो कोई कॉपीज एल्सवेयर स्टोर्ड थी।
मतलब सारे के सारे नंबर्स को वैनिश हो गए थे. However, on searching through its related parties, the following incomplete values were found from the income statement. तो देखो पूरा का पूरा ना, देखो आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना करके दिया हुआ है, ठीक है, और यहां तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और यहां से आपका पीएनएल स्टार्ट हो रहा है. ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है, परचेजेस मिसिंग है, ग्रॉस प्रॉफिट मिसिंग है, सेल्स आपको एक देके रखा है 20 लाख और क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है. अब यही ग्रॉस प्रॉफिट जो आप है ना कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन करते हो, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में ब्रॉट डाउन हुआ. कुछ डेप्रीसिएशन आपको 40 का दिया हुआ है, इंटरेस्ट कॉस्ट आपको 50 का दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट की वैल्यू भी मिसिंग है. और साथ ही साथ मैंने नीचे बैलेंस शीट भी देख के रखी है. यहाँ पर देखो शेयर कैपिटल की वैल्यू है, रिजर्व्स की वैल्यू मिसिंग है, 10% डिबेंचर्स 5 लाख के देके रखे, करंट लाइबिलिटीज मिसिंग है, फिक्स्ड एसेट्स जो नेट है 4 लाख रुपीज, मतलब ग्रॉस ब्लॉक माइनस डेप्रीसिएशन करके आपका जो नेट आता है वो आपका 4 लाख है. इन्वेंट्री कुछ नहीं दिया हुआ है, कैश भी नहीं दिया हुआ है, लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड का टोटल भी मिसिंग है, ठीक है. Further, while evaluating the business of Introvert Limited, it was decided in the board meeting that certain variables that were found shall continue as it is. Shareholders funds shall be in equal proportion. अब जितनों को नहीं पता शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब क्या होता है, इट इज आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स. या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर मैं लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दूं तो मेरे शेयर होल्डर्स फंड्स यहां पर आ जाएंगे. और इन्होंने बोला है दैट दे शुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन. तो अगर मैं अपनी बैलेंस शीट को देखूं तो शेयर कैपिटल 2 लाख का है, रिजर्व्स नहीं पता, और उन्होंने बोला है कि शेयर कैपिटल और रिजर्व्स जो है ना दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए. मतलब एक चीज पक्की है कि शेयर कैपिटल अगर 2 लाख है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिला करके, ये दोनों मिला करके अगर 2 लाख है तो ये रिजर्व्स भी 2 लाख ही होने चाहिए, बेसिकली ये बोल रहा है, ठीक है. मैं आपको वर्किंग में और करवाऊंगा. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो शैल बी ट्वाइस द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. आपकी जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ना, इंटू 2 जब आप करोगे, नहीं 1 मिनट, हाँ इंटू 2 जब आप करोगे तो आपके पास आएगा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो. एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर भी मैं एक नोट लिखना भूल गया हूं, और यहां पर भी बच्चों को दिक्कत तो हुई थी, बट मैंने वर्किंग चेंज कर दी सोल्यूशन में, सो डोंट वरी. हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. Closing inventory shall be taken as approximately 30% of the sale amount and opening inventory shall be 10% of the sale amount. ठीक है, सेल्स दी हुई है तो क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास आ जाएगी. करंट लाइबिलिटी शुड बी 50% ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड्स. मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स का जो टोटल आया उसका 50% आपका करंट लाइबिलिटीज होगा. अब टेंशन मत लो, डेटा को दिमाग में घुसाने की कोशिश मत करो, जब मैं वर्किंग करवाऊंगा ना आपको एक एक चीज पता चल जाएगी, डोंट वरी. फर्दर, इंट्रोवर्ट लिमिटेड इज, अब ना यहां तक एक क्वेश्चन था और यहां से एक पूरा नया एस्पेक्ट शुरू हो रहा है केस स्टडी का. फर्दर, इंट्रोवर्ट लिमिटेड इज यूजिंग अ न्यू प्रोजेक्ट टू एक्सपांड इट्स बिजनेस. प्रॉफिट बिफोर टैक्स अलॉन्ग विद एन एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ 2 लाख शैल बी 1 लाख एंड इंक्रीजिंग बाय 10,000. अब आप लोग कंफ्यूज हो गए, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन 40 का दिया हुआ है, तो अचानक से 2 लाख का यहाँ से 2 लाख का डेप्रिसिएशन क्यों आ गया. मैं वही बता रहा हूँ कि वो जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल्स बना करके आपको दिए गए थे ना, वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के थे. लेकिन यहां पर देखो क्या बोल रहा है, ये एक नया प्रोजेक्ट फिलहाल इवैल्यूएट कर रहा है, और ये जो वेरिएबल्स है ना ये अपने एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वेरिएबल्स नहीं है, ये नए प्रोजेक्ट के वेरिएबल्स है. मतलब दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट, ठीक है. हाँ, क्या बोला था, पीबीटी जो है 2 लाख है, आफ्टर कंसिडरिंग एन एनुअल डेप्रिसिएशन शैल बी 1 लाख रुपीज एंड इंक्रीजिंग बाय 10,000 एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स करके, ठीक है सर. सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको 1 लाख दिया हुआ है, यहां पर एनुअल डेप्रीसिएशन आपको 2 लाख दिया हुआ है, एंड ऐसा बोला हुआ है कि हर साल आपका पीबीटी जो है वो 1 लाख से वो 10-10 हजार रुपए से बढ़ेगा इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स. अब आप देखोगे कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको 5 साल के दिए हुए हैं. तो इससे ना आपको एक हिंट मिल जाना चाहिए कि ये जो 1 लाख रुपया है ना, ये ईयर 1 का ही पीबीटी है. क्यों, क्योंकि ईयर 1 में अगर मैं 1 लाख लूंगा तभी अगले 4 सालों तक मैं उसको 10-10 हजार से बढ़ाऊंगा ना. तो ये आपका दिमाग इधर थोड़ा चलना चाहिए था. काफी लोग शायद इधर भी कंफ्यूज हुए होंगे कि सर ये 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे कैश फ्लो दिया हुआ है कि कैसे दिया हुआ है. तो ये याद रखना, ये 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है. कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, पहले ही साल में 1,10,000 1,20,000 1,30,000 ऐसे शुरू किया होगा, लेकिन ऐसे शुरू नहीं करना है. ये ईयर 1 का कैश फ्लो है और फिर अगले 4 साल में वो 10-10 हजार से बढ़ेगा, वैसा है. ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 5 साल के लिए मैंने 10% की रेट पे देके रखे. आपको एमसीक्यू नंबर 4 से 7 पे आंसर करते हुए चलना है. सबसे पहले आपको पूछा है कि अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस बताओ कितना है एंड अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट बताओ कितना है. एक चीज बोलूं,
जैसे ही आप ये करना चालू करोगे ना, आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। देखो चीजें एकदम ईजी है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हाँ, सबसे पहली चीज इन्होंने आपको बोल दिया हुआ है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है दैट इज 30% ऑफ द सेल अमाउंट एंड ओपनिंग इन्वेंट्री शैल बी 10% ऑफ द सेल अमाउंट। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 30% ऑफ सेल्स बोला है, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको 10% ऑफ सेल्स बोला हुआ है। तो अगर मैं यहां पर इसके सोल्यूशंस पर आ जाऊं तो एक मिनट, हाँ, तो सबसे पहले तो इधर आओ। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, सेल का 30% मतलब ये आ गया 6 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, 20 लाख का 10% मतलब 2 लाख। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री किधर पोस्ट होगी और ओपनिंग इन्वेंट्री किधर पोस्ट होगी। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री का तो सिंपल है, सेल्स यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आपका यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे पोस्ट होगा, और दोस्तों आपकी जो बैलेंस शीट है ना, क्लोजिंग स्टॉक उधर भी जाएगा। तो ये इन्वेंट्री जो दिख रही है ना, ये 6 लाख यहाँ पर भी जाएगी। उसी के अलावा आप देखोगे तो मेरे पास क्या है, सेल्स की फिगर मेरी आ गई, ओपनिंग स्टॉक की फिगर आ गई, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ गई, और दो चीजें निकालना बाकी है, दैट इज परचेसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट। और उसके लिए ना मेरे को एक और चीज यहां पर दी हुई है, और वो क्या है कि दोस्तों फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो शैल बी ट्वाइस द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो आपको कितना दिया हुआ है वो मुझे नहीं पता, तो वो निकालना पड़ेगा। तो देखो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है ना, तो आप क्या बोलोगे, सर इट इज सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। मेरे पास सेल्स की भी वैल्यू दी हुई है, मेरे पास फिक्स्ड एसेट की भी वैल्यू दी हुई है। सेल्स की वैल्यू मेरी 20 लाख है, फिक्स्ड एसेट की मेरी वैल्यू 4 लाख यहाँ पर गिवन है। तो जैसे ही मैं 20 लाख अपॉन 4 लाख करूंगा, मेरे पास फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स आ जाएगा। उसी के अलावा इन्होंने मुझे क्या बोला कि जो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो होना चाहिए ना, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का 2 टाइम्स होना चाहिए। सो इंटू 2 अगर मैं बोलूं, सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गोइंग टू बी 2.5 टाइम्स। क्यों? क्योंकि अगर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इज 2 इंटू आईटीआर, सो आईटीआर इज इक्वल्स टू एफएटीआर डिवाइडेड बाई 2, 5/2 करके ये 2.5 गुना आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ना, जब क्वेश्चन कुछ ना बोले तब आपको देखो समझो। अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का डेरिवेशन समझना। जब क्वेश्चन साइलेंट हो, ठीक है, जब क्वेश्चन साइलेंट हो ना, तब न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। क्योंकि जब भी क्वेश्चन को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सेल्स दिखाना होता है ना, वो खुद बोलता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ये आपके आईसीआई मॉड्यूल के काफी क्वेश्चंस, आपके आईसीआई के काफी पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि जब क्वेश्चन इज साइलेंट कि न्यूमरेटर में क्या लेना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, देन इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एंड जब एवरेज इन्वेंट्री आप ना निकाल पा रहे हो ना, तब आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री लेना है। और एवरेज इन्वेंट्री के लिए मेरे को दो वैल्यूज चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। अपने पास इस पर्टिकुलर केस में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों है, तो हम भले न्यूमरेटर में सीओजीएस लेंगे क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट व्हाट टू टेक ऑन न्यूमरेटर, लेकिन हम डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंट्री लेंगे। दिस इज द ट्विस्ट। ठीक है, यहां पर आपने से जितनों ने भी सेल्स लिया हुआ होगा, लेट मी टेल यू प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन जब साइलेंट होगा तब न्यूमरेटर में सीओजीएस लेना है, क्योंकि जब सेल्स लेना होगा ना, ऐसे खुद बोलेगा कि सेल्स लेने का। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी एवरेज इन्वेंट्री। लेकिन अगर ओपनिंग इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री का कोई डेटा ना दिया जाए, तब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को एवरेज इन्वेंट्री अज्यूम कर सकते हो। लेकिन मेरे पास तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों है ना यहाँ पर, तो मैं तो एवरेज इन्वेंट्री लूंगा। सो मेरा न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डिनोमिनेटर इज एवरेज इन्वेंट्री 2 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री है 6 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, सो एवरेज इन्वेंट्री आ गई 4 लाख। सो मेरा रेशियो कुछ ऐसा बना 2.5 इज इक्वल्स टू सीओजीएस डिवाइडेड बाय 4 लाख की मेरी एवरेज इन्वेंट्री। तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई ना, वो आ गई मेरी 10 लाख रुपए की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आई? 10 लाख रुपए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है सर? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज गोइंग टू बी 10 लाख रुपीज। ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने निकाल के रखा था 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने निकाल के रखा था 6 लाख, और बीच में परचेजेस की फिगर मिसिंग है जो मेरे को चाहिए। तो जब मैं इन चीज़ों को एडजस्ट करूंगा, मेरा परचेज का वैल्यू डिराइव हो गया 14 लाख। तो ये 14 लाख का परचेज मैंने यहाँ पे लिख लिया। भाई शानदार केस स्टडी है।
एटलीस्ट 3 से 4 बार आप ये प्रैक्टिस करना। और बैलेंसिंग फिगर जो बच गया वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख, देखो आप देखोगे ना तो क्रेडिट साइड का ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल 26 लाख हो रहा है। 26 लाख और ये 2 और 14, ये तो मिसिंग है ना, तो ये 2 और 14 16 हो गया। तो 26 में से जो 16 माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 10 लाख। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में कैरी डाउन होगा। डेप्रीसिएशन 40 का था, इंटरेस्ट 50 का था, तो दोनों मिला करके वैल्यू आ गई 90,000। तो 10 लाख माइनस 90,000 करूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 9,10,000। तो इसी के साथ जो मेरा एमसीक्यू नंबर 5 का आंसर है ना, दैट इज गोइंग टू बी 9,10,000। सर इतनी नई नई चीजें तो हमको आज पहली बार पता चल रही है, इसलिए बोल रहा हूँ क्वालिटी हमारा, मैंने बोला था ना फॉर टेस्ट सीरीज क्वालिटी के लिए आप मेरे पर पूरा भरोसा कर सकते हो। ऑप्शन बी 9,10,000 इज द करेक्ट आंसर। उसी के अलावा अब कैश बैलेंस पे आते हैं, ठीक है। सो देखो मैंने क्या बोला था कि शेयर होल्डर्स फंड्स जो है वो इक्वल प्रपोर्शन में होने चाहिए, मतलब शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जो शेयर कैपिटल था वही मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया 2 लाख। इसी के अलावा इन्होंने एक और चीज बोली थी कि जो करंट लाइबिलिटीज है ना, दैट इज गोइंग टू बी 50% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में ये दो चीजें आती है, तो इन दोनों का टोटल हो गया 4 लाख। इंटू 50% करूंगा तो करंट लाइबिलिटीज आ गई मेरी 2 लाख। अच्छा इसी के अलावा 10% डिबेंचर्स की जो मेरी वैल्यू है ना दोस्त, वो भी मेरे को दी हुई है यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल 10% डिबेंचर्स की वैल्यू मेरे को 5 लाख रुपया दी हुई है, तो ये 5 लाख रुपया मैंने यहाँ पे कर दिया। अब आप देखोगे ना तो लाइबिलिटी साइड की सारी फिगर्स मैंने डिराइव ऑलरेडी कर दी है। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल 11 लाख, जो लाइबिलिटी साइड का टोटल वही असेट साइड का टोटल, तो ये यहाँ पर चल के 11 लाख बन जाएगा। और मेरे पास फिक्स्ड एसेट की फिगर दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर मैंने डिराइव कर दी है, तो इन दोनों का टोटल होता है 10 लाख। एसेट साइड का टोटल इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी साइड का टोटल है 11 लाख, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 11 माइनस 10 करके वो 1 लाख आ जाएगा। तो मेरा जो कैश बैलेंस आता है ना दोस्तों, दैट इज गोइंग टू बी 1 लाख रुपीज, ऑप्शन ए। दैट इज गोइंग टू बी 1 लाख रुपीज, ऑप्शन ए। एक मिनट। हाँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, करके आना है ये। अब आते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वाले पार्ट पे। सबसे पहले इन्होंने मुझे पूछा है कि सी फैट क्या होता है। काफी लोगों को सी फैट भी समझ में नहीं आता, तो मैं आपको ये रिकॉल करवा देता हूँ कि देखो बेसिकली आप सबसे पहले ना पीबीटी तक पहुंचते हो, जैसे नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट में होता है वैसे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के क्वेश्चन में इंटरेस्ट कभी भी नहीं दिया हुआ था, क्योंकि उसका दूसरा भी ट्रीटमेंट होता है। सो बेसिकली एबिडा होगा, उसमें से आप डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस करोगे तो आप डायरेक्टली ईबीआईटी पे पहुंचोगे। इंटरेस्ट तो इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन में जनरली ऐसे देता नहीं है, सो ईबीआईटी और ईबीटी आपका सेम आएगा उस, ठीक है। ईबीटी को या पीबीटी बोलते हो। उसमें से अब सबसे पहले टैक्स माइनस होगा, ठीक है, तो आप पहुंचोगे पैट पे। और इस पर्टिकुलर पैट में ना जब आप डेप्रीसिएशन और नॉन कैश एक्सपेंसेस को एड बैक करोगे तब आप पहुंचोगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस पे। ये आपका एडजस्टमेंट है जो मैंने इस क्वेश्चन में आपका टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे ना तो मेरे पास सबसे पहले तो 5th ईयर का सी फैट चाहिए अपने को। तो पहली बात तो 5th ईयर के पीबीटी निकालो, तो ईयर 1 का जो पीबीटी है वो तो 1 लाख है, और 10-10 हजार 4 साल में बढ़ रहा है, मतलब टोटल 4 साल में 40,000 बढ़ा होगा प्लस 1 लाख। तो चौथे साल के एंड में जो आपका पीबीटी, तो 5th ईयर के एंड पे जो आपका पीबीटी आया होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी 1,40,000। तो आप अगर इधर देखोगे ना, ये आप कर सकते हो, मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। हाँ तो जो आपका चौथे साल के एंड का पीबीटी आया दैट इज 1,40,000। उसमें से आप क्या माइनस करोगे सर, उसमें से हम टैक्स रेट माइनस करेंगे। आपको कॉर्पोरेट टैक्स रेट यहाँ पे 25% दिया हुआ है, तो इसमें से 25% मतलब 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 करोगे तो 35,000 का टैक्स माइनस, तो ईएटी 1,05,000 होता है। और एनुअल डेप्रीसिएशन आप देखोगे ना तो वो मैंने यहाँ पे आपका 2 लाख रुपए दे के रखा है। सो एनुअल डेप्रीसिएशन आपका 2 लाख रुपीज है, तो ये यहाँ पे आपका एडबैक हो जाएगा। तो जो आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस आया ना, दैट इज गोइंग टू बी 3,05,000। दैट इज गोइंग टू बी योर 3,05,000। डन है। तो 3,05,000 आपका 5वें साल के एंड का सी फैट आता है। सो 5वें साल का एंड में आपका 3,05,000 सी फैट आ गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डन। हाँ अब अगला ये लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकालो। ये आपका आखिरी एमसीक्यू है जो कि इस पर्टिकुलर केस स्टडी से परटेन करता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज कैसे निकलेंगे, सिंपल सी बात है। अब जैसे मैंने 1 साल का सी फैट निकाला, वैसे हर साल का सी फैट निकाला। तो हर साल का पहले बात तो पीबीटी निकालो। कैसे निकालोगे, जैसे मैंने बोला ना कि ईयर 1 का पीबीटी आपका 1 लाख है और हर साल 10-10 हजार बढ़ता जा रहा है। सो ईयर 2 में 110, ईयर 3 में 120, ईयर 4 में 130, ईयर 5 में 140। हर साल का 25% उसमें से आप टैक्स माइनस करो, तो हर साल का
अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में पहुंचोगे। एनुअल डेप्रीसिएशन जो है 2 लाख है, मतलब हर साल एसएलएम पे 2 लाख का ही डेप्री लग रहा है, तो हर साल 2-2 लाख का डेप्री ऐड होगा। तो पहले साल का सीफैट आया 275, दूसरे साल का 282 500, तीसरे साल का 290, चौथे साल का 297 500, पांचवें साल का हम निकाल चुके 3,05,000। कुछ नहीं करना है, एनपीवी के टेबल में ये पांचों सालों के सीफैट को मैंने डाला, उसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%, यही वैल्यूज मेरे को यहां पर दी हुई है ऊपर, आप देखोगे ना 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। ठीक है, तो ये सीधा सीधा मैंने एनपीवी टेबल में यहाँ पे डाल दिया, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के बाहर आ गई। तो प्रेजेंट वैल्यू का जो टोटल होता है दैट इज 1093,708 इन माय केस, 1093,708, मतलब कि ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर ओवर हियर। ओके, इसी के साथ दोस्तों हमारे केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। काफी समय लग गया आई नो, लेकिन मैं शांति से जा रहा हूं। अब एक इंडिपेंडेंट एमसीक्यू 1 मार्क का मैंने पूछ लिया था। एक कंपनी है जो कि यू प्लान कर रही है टू यूज वॉल्टर्स मॉडल टू वैल्यूएट शेयर्स, व्हाट शैल बी द ऑप्टिमम रेशियो ऑफ द पे आउट व्हेन आर इज ग्रेटर देन के। अब देखो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट सिंपली ये बोलता था कि देखो जब आप देखो के मतलब क्या, जितना रिटर्न इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट, और आर का मतलब क्या है, आप इसको रिटर्न ऑन इक्विटी बोलो या रेट ऑफ रिटर्न ऑन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी बोलो, जो भी बोलो। ठीक है, सो इन्वेस्टर जितना एक्सपेक्ट कर रहा है उससे ज्यादा जब आप कमा करके देते हो ना, तो इन्वेस्टर ये बोलता है मेरे भाई कि भाई तू मेरी जरूरत से ज्यादा कमा करके दे रहा है, तो अभी मेरे को डिविडेंड पे आउट मत कर, वो डिविडेंड को अक्यूमुलेट करता जा। डिविडेंड को अक्यूमुलेट करेगा तो कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ेगा, कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ेगा, कंपनी की नेटवर्थ बढ़ेगी, एंड एज शेयर होल्डर मेरी वेल्थ भी बढ़ेगी, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में वो शेयर का प्राइस ज्यादा दिखेगा तो मेरी वेल्थ बढ़ेगी। सो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो जब आर इज ग्रेटर देन के शुड बी 0%, कंपनी शेयर होल्डर की वेल्थ को अक्यूमुलेट होने देगा। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों ये 15 मार्क के एमसीक्यूज मैंने पूछे थे, लेकिन आप देखो कितना दिमाग लग रहा है इसमें। ओके, चलो अब डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पर आते हैं। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पे हम लोग आते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ लेवरेज एनालिसिस। 6 मार्क का ये क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में भी एक पॉइंट मैंने जानबूझ के ऐसा डाला है जिसमें बच्चों को थोड़ा सिलेबस के बाहर जाके सोचना पड़े, मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बेसिक मैथ्स ही है। चलो देखो क्या बोलते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सपांड इट्स बिजनेस पावरपॉइंट लिमिटेड, अरे भाई, in order to expand its business, PowerPoint Limited plans to increase its sales by 10% of the existing sales। मतलब कुछ existing sales होगी और PowerPoint Limited जो है उसमें 10% ऐड करके अपनी नई सेल्स की फिगर डिराइव करेगी। फर्दर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट शैल बी 3 times ऑफ द रिवाइज नेट प्रॉफिट्स। मैंने पहले ही बोला था कि नेट प्रॉफिट का एफएम में मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पीएटी का जो फिगर आएगा इंटू 3 करोगे तो आपका कौन सा फिक्स कॉस्ट आएगा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन है ना, आपको ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी बोल सकता है और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी बोल सकता है। ध्यान से, अगर क्वेश्चन बोले फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट तो आइदर इट कैन बी इंटरेस्ट ऑन डेट या प्रेफरेंस डिविडेंड, और अगर क्वेश्चन बोले ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो ये वो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होता है जो कि कंट्रीब्यूशन से माइनस होता है, तब जाके आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी आता है। ठीक है, ज्यादातर तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट इज इंटरेस्ट ऑन डेट ओनली, बट क्या पता क्वेश्चन कभी खेल जाए प्रेफरेंस पे भी, तो ध्यान रखना। और जो आपका नया ईपीएस है दैट इज गोइंग टू बी 5 रुपीज, और जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, 10 रुपए की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर है 10 लाख के, और 8% कूपन बेरिंग डिबेंचर्स है 100 रुपए की फेस वैल्यू के 14 लाख के, और ये आपका 24 लाख का कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। हियर कम्स द लाइन जिसमें मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। इट इज फर्दर डिटरमाइंड दैट रिवाइज्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, मतलब कि नए बिजनेस के लिए जो इसका रिवाइज्ड ईबीआईटी होगा। मैं रिवाइज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई सेल्स के 10% बढ़ने के बाद आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो सारी फिगर्स रिवाइज होगी, इसीलिए रिवाइज बोल रहा हूं। क्योंकि आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट आफ्टर द सेल्स हैव इंक्रीज। अब सेल्स चेंज होगी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चेंज होगा, पैट भी चेंज होगा, पीबीटी भी चेंज होगा, सब चेंज होगा। ठीक है, सो उसने ऐसा बोला है कि अगर रिवाइज्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 5% से बढ़ाए जाए, इट वुड रिजल्ट इन द एग्जिस्टिंग सेल्स गेटिंग इंक्रीज बाय 1%। इसका यह मतलब है कि अगर मैं नई ईबीआईटी को 5% से बढ़ाऊं ना, तो मेरी जो एग्जिस्टिंग सेल्स है, करंट सेल्स है, वो 1% से बढ़ जाएगी, एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट एप्लीकेबल इज गोइंग टू बी 20%। ठीक है, तो सबसे पहले ना देखो, मेरे को ना रिवाइज्ड नेट प्रॉफिट्स और न्यू ईपीएस दिया हुआ है। मेरे को ये बोला हुआ है कि आपका रिवाइज्ड ईपीएस 5 रुपया है, तो आ जाओ इनकम स्टेटमेंट से पहले रिवर्स कैलकुलेशन शुरू करना पड़ेगा। मेरे को रिवाइज्ड ईपीएस दिया हुआ है ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं बताता हूं।
तो सबसे पहले तो देखो रिवाइज जीपीएस मेरा कितना है सर, 5 रुपए। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा ही जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वही आपको लेना है। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 10 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 रुपए एक शेयर की फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर जो है ना वो नए वाले केस में भी लाख रुपए के ही रहेंगे। तो 5 रुपीज इंटू 1 लाख, तो मेरा रिवाइज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गया 5 लाख। अब ईएटी से मेरे को ईबीटी पे पहुंचना है। इसी के अलावा आप देखोगे कि मेरा कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है, 20% रुपीज, सॉरी 20% मेरा कॉर्पोरेट टैक्स रेट है। तो कहने से जो ईवीएटी हो गया that is going to be 80% figure and EBT is going to be 100% figure. So सिंपल सी बात है, 5 लाख रुपीज डिवाइडेड बाई 80% अगर मैं करूंगा तो 6,25,000 मेरा रिवाइज्ड EBT हो गया, और टैक्सेस जो है दैट इज गोइंग टू बी 1,25,000। अब आप एक और चीज देखोगे तो उन्होंने क्या बोला है मेरे भाई कि जो आपका रिवाइज्ड ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दैट इज 3 टाइम्स ऑफ द रिवाइज नेट प्रॉफिट्स। तो रिवाइज नेट प्रॉफिट मतलब पीएटी, जो 5 लाख रुपए का मेरा पीएटी है, इंटू अगर मैं 3 कर दूं तो मेरा रिवाइज्ड ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना आ गया, 15 लाख का। और ये कंट्रीब्यूशन से माइनस होगा तो ईबीआईटी आ जाएगा। रुको, मैं ईबीआईटी पे पहुंचा नहीं हूं अभी तक, मैंने सिर्फ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का कॉलम भरा है। अब ईबीआईटी से ईबीटी पे पहुंचना है, मतलब मेरे को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है उसको भी एड बैक करना पड़ेगा। तो 14 लाख की मेरी डिबेंचर्स है, इंटू 8% अगर मैं करूंगा तो आपका आता है मेरे भाई कितना, 1,12,000। तो 625 में 112 एड बैक होगा, तो ईबीआईटी आ गया मेरा 737, उसमें ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एड बैक होगा, तो कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा 22,37,000। आई होप यहां तक तो आपको ज्यादा दिक्कत आई नहीं होगी। अब आते हैं अपने मेजर एडजस्टमेंट पे। सेल्स की वैल्यू अपने को नहीं पता, राइट? तो देखो उसने क्या बोला कि अगर रिवाइज ईबीआईटी 5% से बढ़ेगा तो एग्जिस्टिंग सेल्स 1% से बढ़ेगा। एग्जिस्टिंग सेल्स, नया सेल्स नहीं। तो रिवाइज ईबीआईटी का 5% इंक्रीज कितना है, कैसे पता चलेगा? तो देखो सर, मेरा रिवाइज ईबीआईटी तो यहाँ पे 7,37,000 आ गया, तो 737 इंटू 5% करूंगा तो ऐसा बोला है कि 36,850 से जब मेरा रिवाइज ईबीआईटी बढ़ेगा तो मेरी जो एग्जिस्टिंग सेल्स की फिगर है वो 1% से बढ़ जाएगी। तो मेरी एग्जिस्टिंग सेल्स कितनी आ गई? सो इट इज लाइक लेट द एग्जिस्टिंग सेल्स बी एक्स। तो 36,850 इज इक्वल्स टू 1% इंटू एक्स। तो एग्जिस्टिंग सेल्स इज गोइंग टू बी 36,850 डिवाइडेड बाई 1%। तो मेरी जो एग्जिस्टिंग सेल्स आ गई वो आ गई 36,85,000। ठीक ऐसा ही एडजस्टमेंट, ऐसा ही सिमिलर एडजस्टमेंट आईसीआई ने मई 26 में टेस्ट किया था। ऐसा ही उन्होंने थोड़ा हुलिया बदल दिया था इस एडजस्टमेंट का, लेकिन जिस तरीके से मैंने डिजाइन किया है ना क्वेश्चन, थोड़ा बहुत इस तरीके से ही एडजस्टमेंट आपका सिमिलर था। ठीक है, सो मेरी 36,850 अपॉन 1% करूँ तो 36,85,000 एग्जिस्टिंग सेल आ गई। और अगर आप ये बोल रहे हो कि इसी को सर इनकम स्टेटमेंट में डाल दो, तो गलत। क्यों? वंस अगेन, हम लोगों को इनकम स्टेटमेंट कब बनानी है सर? हम लोगों को इनकम स्टेटमेंट बनानी है सेल्स के बढ़ने के बाद। और सेल्स जो है एग्जिस्ट, और अपने पास अभी एग्जिस्टिंग सेल्स की वैल्यू आई है तो उसमें 10% और ऐड तो करो, क्योंकि हम लोग सारे रिवाइज, हम लोगों ने शुरू ही रिवाइज जीपीएस से किया है। हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाने की शुरुआत ही रिवाइज जीपीएस से किया है, मतलब सारी वैल्यूज, कंट्रीब्यूशन बोलो, फिक्स कॉस्ट बोलो, डिबेंचर का इंटरेस्ट बोलो, सारी वैल्यूज रिवाइज ही है। तो हम लोगों को सेल्स भी तो रिवाइज करनी पड़ेगी। सो ये 36,85,000 एग्जिस्टिंग सेल्स है, उसमें मैंने 10% ऐड कर दिया तो 40,53,500 मेरा रिवाइज सेल्स आया। और ये वैल्यू अब यहां पर जाएगी, और अब जो मेरा बैलेंसिंग फिगर है दैट इज 40,53,500 माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन जो रिवाइज जो ऑलरेडी निकल गया था 22,37,000, तो 18,16,500 मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया वेरिएबल कॉस्ट का। है, था ना एकदम शानदार क्वेश्चन? हाँ सर। तो ये तो हमारा इनकम स्टेटमेंट बन गया। अब कुछ नहीं, लेवरेजेस निकालने हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है सर? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, 2237 अपॉन 737 इज 3.04 टाइम्स। फाइनेंशियल लेवरेज कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो नॉर्मल वाला फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी लगेगा। 737 अपॉन 625 इज 1.18 एंड कंबाइंड लेवरेज इज गोइंग टू बी 2237 अपॉन 625। दैट इज अपना कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, दैट इज 3.58 टाइम्स, या फिर आप 3.04 मल्टीप्लाइड बाय 1.18 बिजनेस रिस्क इंटू फाइनेंशियल रिस्क करोगे तो भी 3.5872 आता है। तो अगर आपने ये करके 3.59 भी लिखा होगा, इट्स ओके, यू कैन अलॉट योरसेल्फ मार्क्स ओवर देयर। तो ये आपका 6 नंबर का शानदार लेवरेज एनालिसिस का क्वेश्चन था। ठीक है सर, क्या शानदार क्वेश्चन बनाए थे। अब मुझे एक बात बताओ, जस्ट इमेजिन करो जिन्होंने ये टेस्ट दी हुई होगी उनकी क्या हालत हुई होगी इमोशनल बेसिस पे, है ना? बट यही तो है, आईसीआई जब टफ पेपर सेट करता है ना दोस्तों,
आईसीआई आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 50 on 50 या 100 स्कोर करो। आईसीआई आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप एंड तक टिके रहो, बाकी हम आपको 40 तक पहुंचा देंगे। चलो आते आगे। यस सर। दूसरा क्वेश्चन जो था वो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स पे था। ये मैंने सिंपल क्वेश्चन डाला था। अब ये क्वेश्चन देखकर ना आपको समझ में आ जाना चाहिए एवरी टफ पेपर हैज सम लूज एंड्स। जैसे वो एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में इट्टू सा ही ट्विस्ट था, लेकिन वो हर कोई पकड़ लेता। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के एमसीक्यूज में आपको मार्क्स आ जाते हैं। वो वॉल्टर्स मॉडल अगर आपने कवर किया होता उसमें मार्क्स आ जाते हैं, है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आपको मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने सिंपल डाला है क्योंकि पेपर इज नेवर 100% ट्रिकी, कुछ ना कुछ तो सिंपल चीजें होती है उसमें। आ जाओ। राजेश लिमिटेड इज कंसिडरिंग प्लान फॉर सिलेक्शन ऑफ इट्स क्रेडिट पॉलिसीज। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में जो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स है ना, उसमें से ये क्वेश्चन डाला है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी वाले पॉइंट से, तो वाले टॉपिक से। फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज गिवन एंड कंसिडर्ड 2 प्लान्स अलोंग विद द फॉलोइंग डेटा। पहले प्लान में सेल्स 20 लाख की है और वेरिएबल कॉस्ट 30% है ऑफ सेल्स ऑफ कोर्स। प्लान बी में 30 लाख की सेल्स है एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 45% ऑफ द सेल्स। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द बेस्ट पॉलिसी अलॉन्ग विद द नेसेसरी वर्किंग्स। सबसे पहले प्लान ए में क्या बोला है, 30% ऑफ द सेल्स वुड बी ऑन क्रेडिट एंड इन प्लान बी 25% ऑफ द सेल्स वुड बी ऑन क्रेडिट। ओके, 10% ऑफ द कस्टमर्स वुड डिफॉल्ट इन द पेमेंट इन बोथ द प्लान्स। ओके, तो सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा यहां पर, प्लान्स में हम लोग सबसे पहले तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट तो पता ही है। हाँ सर, तो सेल्स मैंने लिख दिया 20 लाख और 30 लाख प्लान ए और प्लान बी में। वेरिएबल कॉस्ट इज 30% ऑफ टोटल सेल्स ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर 30% 20 लाख का 6 लाख आता है, यहाँ पे 45% ऑफ 30 लाख करूंगा तो 13,50,000 यहाँ पर आपका बन जाता है। अब आते हैं बैड डेट्स पे। बैड डेट्स का ना पॉइंट दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट आपके बैड डेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10% ऑफ द कस्टमर्स वुड डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑन बोथ द प्लान्स। अब बताओ बैड डेट्स टोटल सेल्स पे लगाओ या क्रेडिट सेल पे। सर कैश सेल पे कभी बैड डेट्स नहीं लग ही नहीं सकता, तो हम लोग बैड डेट्स सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे ही लगाएंगे। तो इधर आओ, एक बैड डेट्स का वर्किंग नोट है। टोटल सेल्स कितनी थी सर, 20 लाख एंड 30 लाख। प्लान नंबर ए में 30% सेल क्रेडिट बेसिस पे थी, मतलब 6 लाख की ही सेल्स क्रेडिट पे थी। एंड प्लान बी में 25% सेल क्रेडिट बेसिस पे थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ 7,50,000 क्रेडिट बेसिस पे थी। और अब इस क्रेडिट सेल्स में से 10% ऐसे कस्टमर है जो कि पैसा टाइम पे नहीं दे रहे, तो उनका बैड डेट्स बुक करना पड़ेगा। सो 6 लाख का 10% इज 60,000, 7,50,000 का 10% इज 75,000। तो मेरा बैड डेट्स जो है प्लान ए में 60,000 का बना, प्लान बी ने 75,000 का बना। अब आ जाते हैं कैश डिस्काउंट वाले पॉइंट पे, नीचे ही दिया हुआ है। बोलते हैं कैश डिस्काउंट शुड बी 1,000 इन बोथ द प्लान्स। सो कैश डिस्काउंट 1,000 माइनस किया, तो यहां से ना मेरा पीबीटी डिराइव हो गया। प्लान ए में 20 लाख में से ये तीन चीज माइनस करके 1339, प्लान बी में 30 लाख में से ये तीन चीज माइनस करके 1574। अब ना एक ही एडजस्टमेंट बचता है इस पूरे में, दैट इज गोइंग टू बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्री टैक्स शैल बी 10% एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट शैल बी 30%। अगर आपको पता होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट कभी भी प्री टैक्स नहीं लिया जाता, इट इज ऑलवेज पोस्ट टैक्स। रीजन क्या है सर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है ही नहीं, इट इज लाइक एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज लाइक एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और ये कोई एक एक्स्ट्रा खर्चा है जो आप बुक कर रहे हो, तो इसका इंपैक्ट, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है जिसके खिलाफ मेरे को टैक्स का डिडक्शन मिले। ठीक है, तो इसके लिए ये पीएटी के बाद माइनस होता है। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, पोस्ट टैक्स इज गोइंग टू बी 10, प्री टैक्स इज गोइंग टू बी 10%, तो पोस्ट टैक्स कितना होगा 10 इंटू 1 माइनस 0.3 अगर मैं करूं तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पोस्ट टैक्स रेट आ गया 7%। ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर, जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है मल्टीप्लाइड बाय डेटर्स कलेक्शन पीरियड अपॉन, यहां पर बोल दिया है मैंने कि आप 360 डेज का ईयर अज्यूम कर सकते हो, इनटू पोस्ट टैक्स का रेट। ये आपका हर प्लान में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले 6 लाख और 13.5 लाख मेरा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों प्लान्स में था, तो 6 लाख, एक मिनट, 13.5 लाख आना चाहिए ना यहाँ पर। हाँ, मैंने यहाँ पे 7.5 लाख क्यों लिखा हुआ है, आई विल अमेंड द सोल्यूशन ओवर ईयर, क्योंकि यहाँ पर ओके ओके सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी आई गॉट इट। यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा ना, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑन क्रेडिट सेल्स। हाँ, मेरे से मिस्टेक हो गई, सॉरी, सोल्यूशन सही है। ठीक है, सो बेसिकली मुझे एक बात बताओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस चीज का है सर, रिसीवेबल्स का, डेटर्स का।
तो जो वेरिएबल कॉस्ट मैं कंसिडर करूंगा वो टोटल सेल्स का थोड़ी ना कंसिडर करूंगा, वो तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स का ही कंसिडर करूंगा ना। तो अब देखो, मैं अगर यहां से डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट लूँ ना तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट तो मैंने टोटल सेल्स पे निकाला है, ये वेरिएबल कॉस्ट भी मैंने टोटल सेल्स पे निकाला है, लेकिन मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स का कितना वेरिएबल कॉस्ट है वो चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स का कितना वेरिएबल कॉस्ट है वो चाहिए, क्योंकि क्रेडिट सेल्स पे ही रिसीवेबल्स क्रिएट होते हैं ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो रिसीवेबल्स पे क्रिएट होगा वो भी क्रेडिट सेल्स के रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट पे होगा। तो मेरी क्रेडिट सेल्स कितनी आई थी वो मैंने वर्किंग नोट 1 आई गेस पहले ही निकाल दी थी। यहाँ पे देखो, क्रेडिट सेल्स पहले के प्लान में 6 लाख है, दूसरे प्लान में 7.5 लाख है। अब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लान ए में 30% है, प्लान बी में 45% है। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स फर्स्ट प्लान में आया 180, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स सेकंड प्लान में आया 337,500। अब करो 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय पोस्ट टैक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट इंटू पहले प्लान में रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड मेरा था 30 डेज, सो इंटू 30 बाई 360, यहाँ पर आता है 1050 एंड प्लान बी में 337,500 इंटू पोस्ट टैक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट इंटू प्लान बी में जो मेरा रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड था दैट वाज गोइंग टू बी 60 डेज। तो इंटू 60 बाई 360 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर मेरा आता है 3938। तो 1050 और 3938 जब मैं यहाँ पे माइनस करूंगा, ठीक है, ये देखो पहली बात तो पीबीटी पे मैं था तो पहले तो 30% टैक्स माइनस करके पीएटी डिराइव कर दिया 937 300 1101 800। इसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल्स 1050 3938 माइनस करूंगा तो नेट बेनिफिट देखो, प्लान ए में आता है 936 250, प्लान बी में आता है 1097 862। आप देखो प्लान बी में नेट बेनिफिट ज्यादा आ रहा है। तो दोस्तों सिर्फ ये कैलकुलेशन किया हुआ होगा ना तो 5 में से अपने आपको सिर्फ 4 देना। क्यों? क्योंकि 1 मार्क यहाँ पे डिसीजन देने का भी था, पॉलिसी बी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, पॉलिसी बी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, सो ये पॉलिसी बी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। इस डिसीजन का 1 मार्क है, बाकी इस क्वेश्चन की सारी वर्किंग्स पे 4 नंबर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को लग रहा था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैं बड़ा कैश फ्लो बेस पे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन नहीं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे घुमा दिया। ये है आपका इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। आईसीआई चाहे तो भी ऐसा कर सकता है। इनफैक्ट आईसीआई ने पहले एक बार ऑलरेडी 1-2 बार ऐसा कर दिया है कि डिस्क्रिप्टिव में इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वो रिप्लेसमेंट ये इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट में पे भी क्वेश्चन आपका डाल देता है। इंटर छोड़ा आईसीआई फाइनल में भी करता है ये चीज। एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में ये सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, उसमें भी इंस्टीट्यूट सेम चीज करता है। ठीक है, चलो। Welspun Limited is currently deciding to replace its machine with another machine within the next 2 years. The existing machine has the following amounts of cost and salvage value. तो देखो following amount, existing machine अगर immediately replace करोगे तो 50,000 की आपके पास salvage value आएगी। 1 साल के बाद रिप्लेस करोगे ना तो पहले साल में 7,000 का खर्ची आएगा और पहले साल के एंड में सैल्वेज वैल्यू 20,000 आएगी। और 2 साल के बाद अगर रिप्लेस किया तो पहले साल में 7 की खर्ची आएगी, दूसरे साल में 9,000 की खर्ची आएगी और दूसरे साल के एंड में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। उसके अलावा जो नया मशीन है उसका 1 लाख रुपए का खर्ची है आज, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस का है और एनुअल मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर 45,000 फर्स्ट ईयर में है, 65,000 सेकेंड ईयर में है, अलॉन्ग विद द सैल्वेज वैल्यू ऑफ 30,000 एट द एंड ऑफ ईयर 2। आपको मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देके रखा है 0.909 एंड 0.826। आपको बताना है कि मशीन कब रिप्लेस करना चाहिए। देखो जब भी डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आ जाए ना, समझ जाना कि 1 नंबर तो डिसीजन लिखने का ही है। ठीक है, आप अगर समझो ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है सर, ये आपका है ना 5 मार्क का क्वेश्चन है। अगर मैंने सिर्फ कैलकुलेशन सही कर दिया ना तो मेरे को 5 में से सिर्फ 4 ही मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने डिसीजन भी लिख दिया कि क्या मुझे अभी रिप्लेस करना है, क्या 1 साल के बाद रिप्लेस करना है, 2 साल के बाद रिप्लेस करना है, और वो भी सही निकला तो मेरे को पूरे 5 मार्क मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब सिर्फ नए मशीन का आपको कैश फ्लो दिया हुआ हो तब तो बड़ा ही सिंपल है। अज्यूम करो नया मशीन फुल फ्लेजेड तरीके से यूज किया गया है और उसमें से उसकी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आप डिराइव कर दो। लेकिन जब नए मशीन और पुराने मशीन दोनों का कैश फ्लो दिया हुआ है तो आपको 3 स्टेप्स में काम लेना पड़ेगा। 3 स्टेप्स में काम लेना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप, आपको ये अज्यूम करना है कि नया मशीन आज ही खरीदा है और पूरे 2 साल तक यूज किया हुआ है, तो सारे कैश फ्लोज लेके उसका आप उसके प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के साथ डिवाइड करके इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट नए मशीन का सबसे पहले निकालो। उसके अलावा भाई आप 3 केसेस बनाओ कि अगर इमीडिएटली रिप्लेस किया तो नए मशीन का वो पर्टिकुलर ईएसी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1, 1 साल के बाद अगर रिप्लेस किया तो एग्जिस्टिंग मशीन के कैश फ्लोज आ गए और नए मशीन का ईएसी इंटू ईयर 1 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और 2 साल के बाद रिप्लेस किया तो एग्जिस्टिंग मशीन के सारे कैश फ्लोज और नए मशीन का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दूसरे साल का।
ठीक है, तो आ जाओ सबसे, ठीक है, एंड ये स्टेप नंबर 2 हो गया, इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस स्टेजेस, एंड स्टेप नंबर 3 आपको डिसीजन लिख देना है। आ जाओ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका निकलेगा इस केस में स्टेप नंबर 1, पूरा नए मशीन का पूरा इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, स्टेप 1 के 2 मार्क्स। तो देखो बेसिकली क्या है, 1 लाख रुपए में खरीदा था, ईयर 1 में 45,000 का मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, ईयर 2 में 65,000 का मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, एंड ईयर 2 के एंड पे जब आप इस मशीन को बेचोगे तो 30,000 आपके पास कैश इनफ्लो आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैंने आपको ईयर 1 का 0.909 देके रखा है, ईयर 2 का 0.826 आपको देके रखा है। आप करोगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज 119,815 आएगा। अब अज्यूम करो कि ये मशीन पूरे के पूरे 2 साल के लिए यूज किया गया है, तो सिंपल सी बात है, ये प्रेजेंट वैल्यू यूनिट फैक्टर पूरे 2 साल का 2 साल के साथ ये डिवाइड होगा। सो 0.909 ईयर 1 का, 0.826 ईयर 2 का, तो 1.735 से ये डिवाइड होके इसका इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट 69,057 आ गया। ये आ गया आपका स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 2 आपको डिटरमाइन करना है कि कब कब रिप्लेस होगा। तो देखो एग्जिस्टिंग मशीन का क्या सीन था, अगर आज ही रिप्लेस किया तो इमीडिएटली 50,000 की आपके पास एक सैल्वेज वैल्यू यहां पर आ जाएगी। आप देखोगे ना, इमीडिएटली आपकी 50,000 की सैल्वेज वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा सोल्यूशन में चेंज है, क्योंकि आप देखोगे ना मेरे भाई, एक मिनट, ये कॉस्ट आ रहा है कि इसका, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, तो देखो एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 50,000 ओवर ईयर, और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आज बेचा तो आज का 50,000 आया, और आज ही नया मशीन खरीदा तो ये जो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट हमने स्टेज 1 में डिराइव करी थी इनटू 1, तो 50,000 माइनस 69,057 अगर करूं, सो यहां पर आता है 19,057। ठीक है, ये करेक्शन है, मैं करवा दूंगा सजेस्टेड में। ठीक है, दूसरी चीज, अगर 1 साल के बाद रिप्लेस करोगे तो क्या होगा सर, देखो पहले साल की आपकी 7,000 रुपए की खर्ची लगेगी, और पहले साल के एंड में 20,000 का सैल्वेज वैल्यू आएगा, एंड फिर वही जो आपका 69,057 का रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो ईयर 1 के एंड में लगेगा। तो 7,000 यहां पर इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ईयर 1, ये है एग्जिस्टिंग मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट जो आज से 1 साल बाद लगेगा। आज से 1 साल के बाद इसकी सैल्वेज वैल्यू कितनी आएगी, 20,000, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 18,180, एंड ये 69,057 इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आज से 1 साल के बाद लगेगा। तो इसको भी इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 1 ईयर, तो 62,772, इन जब का आप टोटल करोगे तो अगर 1 साल के बाद रिप्लेस किया तो 50,955 आता है, एंड अगर 2 सालों के बाद अगर आप रिप्लेस करोगे ना तो 7,000 पहले साल का खर्चा, 9,000 दूसरे साल का खर्चा, और 69,057 0.826 क्यों, क्योंकि मेरे भाई 2 सालों के एंड के बाद तो कोई आपके पास सैल्वेज वैल्यू आने ही नहीं वाली है। 2 साल के बाद के एंड के बाद आपको कोई सैल्वेज वैल्यू आने ही वाली है। ठीक है, सो देखो सिंपल सी चीज है, यहां पर ये आपका 0 हो गया, यहां पर ये आपका 0 हो गया, डन है भाई। सो यहां पर देखो 7,000 पहले साल में, 9,000 दूसरे साल में, 69,057 तीसरे साल में, तो ये 57,041 इसका आता है। इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल है 70,838, एंड डिसीजन क्या होगा, आपको मशीन इमीडिएटली रिप्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, मशीन यहां पर आपको इमीडिएटली रिप्लेस करनी पड़ेगी। सोल्यूशन में एरर है, मैंने रिजॉल्व कर दिया है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर विद यू, क्योंकि इसमें सबसे कम कॉस्ट आ रहा है 19,057। ओके, सो ये एक आपका जो था 5 नंबर का अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका इनडिफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन है। सर इनडिफरेंस पॉइंट तो आईसीआई एमसीक्यू में पूछता है ना, तो आपने डिस्क्रिप्टिव में कैसे पूछ लिया भाई, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं कैसे भी पूछूं। ठीक है, एक्चुअली आईसीआई भी इसको एमसीक्यू में पूछता, लेकिन मैंने बोला कि चलो यार पेपर ना एमसीक्यू साइड पे ऑलरेडी थोड़ा टफ हो गया है, तो डिस्क्रिप्टिव में थोड़े से बच्चे को हम मार्क्स देते हैं। ठीक है, सो प्राइड लिमिटेड के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स है एंड 11% डिबेंचर्स ऑफ 15 लाख्स। अनदर कंपनी क्राइड लिमिटेड के पास 2 लाख इक्विटी शेयर्स है एंड 15% प्रेफरेंस शेयर्स है 18 लाख के। इन डिफरेंस पॉइंट आपको निकालना है, अज्यूमिंग दैट दोनों कंपनीज में कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% है। तो सिंपल सी बात है इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पे दोनों का ईपीएस आपका सेम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, इधर देखो। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। पहली कंपनी में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, सिर्फ क्या क्या है पहली कंपनी में, अपने पास
1 लाख इक्विटी शेयर्स है और डिबेंचर्स है 15 लाख रुपए के। तो यहाँ पर जो है मैंने EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी इंटू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स कर दिया। एंड दूसरे कंपनी में दोस्तों कोई डिबेंचर्स नहीं है बल्कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, दैट इज गोइंग टू बी 18 लाख रुपीज, जिस पर 15% का डिविडेंड रेट है। ठीक है, सो दूसरी कंपनी का फॉर्मूला क्या बना, EBIT 1 माइनस टी माइनस PD अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। अब EBIT माइनस 1,65,000 कहाँ से आया, अगर मैं आपको बताऊं तो पहली कंपनी में जो है 15 लाख के डिबेंचर्स थे, इंटू 11% अगर करूंगा तो ये 1,65,000, एंड दूसरी कंपनी में 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15% करूंगा तो 270। तो यहां पर EBIT माइनस 165, 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 1 लाख शेयर EBIT इंटू वही 1 माइनस 0.3, और यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड 270 डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये यहां पर 0,000 कट दिया तो ये 2 इधर गया, तो ये 2 EBIT 1 लाख माइनस 165 इंटू 0.7, और यहां पर ये EBIT इंटू 0.7 करके 0.7 EBIT माइनस 2,70,000। ये पूरा इक्वेशन जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को EBIT आता है माइनस 55,714। मतलब दोस्तों इन डिफरेंस पॉइंट जो है ना, आपको लिख के आना है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे बट आपको लिख लेना है जब भी EBIT नेगेटिव आए कि इन डिफरेंस पॉइंट कैनॉट बी डिटरमाइन। इन डिफरेंस पॉइंट यहाँ पे डिटरमाइन नहीं हो सकता। ये इंक थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, अब सही है। ओके, तो ये आपका सिंपल सा 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2C में। देखो क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो है मेरे भाई यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन है। एक और चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर है ना डिबेंचर्स रिडीमेबल है, लेकिन रिडीमेबल डिबेंचर्स की लाइफ नहीं दी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन अमेंड कर दिया। एक मिनट, लैग हो रहा है क्या, ये नहीं ना, हाँ लैग नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पर डिबेंचर्स की लाइफ नहीं दी हुई थी, तो मैंने बोला कि आप ना डिबेंचर्स की लाइफ को प्रेफरेंस शेयर्स की लाइफ के साथ में इक्विवेलेंट कर दो। ठीक है, सो आओ इस क्वेश्चन को पढ़ते, मस्त बढ़िया 7 नंबर का फुल फ्लेजेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये क्वेश्चन है। पीयूष टेक्सटाइल्स जो है वो प्लान कर रहा है टू रीस्ट्रक्चर इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिक्रीज प्रेशर फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। हेंस यू आर अपॉइंटेड एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी टू हुम द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस हैव बीन सबमिटेड। कंपनी जो है देखो 5 ईयर 7% कूपन बेरिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर रही है, तो यहां पर भी इसकी लाइफ हम 5 ईयर्स ही लेंगे। ठीक है, अब जब टेस्ट आया था ना मेरे भाई, तब उसमें ये नोट नहीं लिखा था, तो अभी भी आप सॉल्यूशंस में देखोगे ना तो आपको 2 तरीकों से डिबेंचर्स जो है वो सॉर्ट किए हुए दिखेंगे। एक तो ये कि आप डिबेंचर्स रिडीमेबल है तो डिबेंचर्स की लाइफ को प्रेफरेंस शेयर्स की लाइफ के बराबर मानो, या फिर दूसरा अजम्पशन डिबेंचर्स को इरिडीमेबल मान लो इवन दो लिखा हुआ है। तो मैंने दोनों अल्टरनेटिव से सोल्यूशन में दिखा करके रखा है, बट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग जो है ये 5 ईयर वाला अल्टरनेटिव लेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालते हैं। तो देखो इसकी लाइफ है 5 साल, 7% कूपर में बेरिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो कि 10% प्रीमियम पे इशू होगा ऑन द फेस वैल्यू एंड रिडीम होगा पार पे, एंड फ्लोटेशन कॉस्ट 5% है इशू प्राइस पे। और बोला है मेरे भाई बाकी इक्विटी शेयर्स के लिए 10 रुपए की फेस वैल्यू अज्यूम करो, ये पेपर में था कि इक्विटी शेयर के लिए 10 रुपए की फेस वैल्यू अज्यूम करो एंड बाकी सिक्योरिटीज के 100 रुपए की फेस वैल्यू अज्यूम करो। तो सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स क्योंकि न्यूली इशूड है तो अपने को नेट प्रोसीड निकालना पड़ेगा। सो कुछ नहीं, इसकी जो फेस वैल्यू थी वो थी 100, इसमें प्रीमियम जो है 10% का था, तो इशू प्राइस इसका आ गया 110, और फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा इशू प्राइस पे ही निकलता है, तो 110 का 5% इज 5.5, तो जो नेट प्रोसीड्स आ गया इट इज 104.5। तो ये मेरा यहाँ पर नेट प्रोसीड्स आ गया। फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो हम लोग जो है या तो अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालेंगे या तो यील्ड टू मैच्योरिटी से, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिए वो नहीं है, मतलब हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा, उन्होंने 7% कूपन बेरिंग बोला है एंड फेस वैल्यू 10% है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज 7। रिडीमेबल हो रहा है पार पे मतलब 100, इशू हो रहा है 10% प्रीमियम नेट ऑफ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब 104.5 पे डिवाइडेड बाई 5, द होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 104.5 अपॉन 2। ठीक है मेरे भाई, तो जब आप केपी यहाँ पे निकालने जाओगे तो कितना आता है, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7, 6.1 ना, तो 6.1 डिवाइडेड बाई 102.25, तो ये कुछ 5.96% जितना आता है, 5.96577 मतलब 5.97% मेरा केपी यहाँ पे निकल के बाहर आ गया। सो इट इज 5.97% अप्रॉक्स।
ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग केडी निकालते हैं। अब ध्यान से सुनना, दो तरीकों से केडी निकल सकते हैं, बट हम लोग ये वाला अजम्पशन यहां पर नहीं लेंगे, ये सिर्फ टेस्ट वालों के लिए था। यहां पर हम लोग प्रेफरेंस शेयर की और डिबेंचर्स की लाइफ को सेम अज्यूम कर रहे हैं। तो डिबेंचर्स में क्या है जरा देखो, ये तो हमारा करके हो गया। द करंट 12% डिबेंचर्स आर नाउ रिप्लेस बाय इशूइंग न्यू 8%। जिन्होंने भी कूपन रेट 12% ले लिया होगा, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि कृपया करके पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि ये करंट 12% डिबेंचर्स है, नो डाउट अबाउट इट, बट ये रिप्लेस हो रहे हैं नए 8% डिबेंचर्स के साथ। तो 12% डिबेंचर्स अपने लिए कोई रेलेवेंस होल्ड नहीं करते, 8% डिबेंचर्स अपने लिए रेलेवेंस होल्ड करते हैं, विच शैल बी इशूड एंड रिडीम्ड एट पार। मतलब इशू प्राइस भी 100, रिडेम्पशन प्रोसीड्स भी 100, फ्लोटेशन कॉस्ट शुड बी 8% ऑन इशू प्राइस। तो अपना नेट प्रोसीड्स नए डिबेंचर्स के लिए कितना होगा, 100 माइनस 8% अगर मैं करूंगा तो इसका फ्लोटेशन कॉस्ट नेट ऑफ करके नेट प्रोसीड्स आया 92। और भाई कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट यहाँ पर बोला हुआ है 35%। तो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स 100 अज्यूम करना है, इक्विटी शेयर के अलावा दूसरी सिक्योरिटी है, कूपन रेट इज 8%, और इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स क्या होगा, इंटू 1 माइनस 0.35, तो ये हो गया 5.8 8 इंटू 1 माइनस 0.35, तो ये हो गया 5.2, प्लस रिडीम पार पे हो रहा है, इश्यू जो है वो नेट ऑफ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट पे हो रहा है, 5% सॉरी 8% फ्लोटेशन कॉस्ट पे हो रहा है। सो 100 माइनस 92 डिवाइडेड बाई 5, हम जो है लाइफ ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंसेस अज्यूम यहाँ पे सेम कर रहे हैं। द होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 92 अपॉन 2 करूंगा तो ये आ गया मेरा 7.08%। ठीक है, इसी के अलावा अब केई के ऊपर चलते हैं। The equity shares are currently quoted at 200 in the Bombay Stock Exchange, दोस्तों P0, और डिविडेंड यील्ड इसका है 10% ऑन द करंट मार्केट प्राइस, और इसको करंट डिविडेंड की तरह ट्रीट करना। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, डिविडेंड रेट है तो फेस वैल्यू पे लगाओ, डिविडेंड पे आउट है तो ईपीएस पे लगाओ, और डिविडेंड यील्ड है तो मार्केट प्राइस पे लगाओ। तो मार्केट प्राइस 200 है, इंटू 10% अगर मैं करूंगा तो मेरा करंट डिविडेंड जो आया वो आया 20 रुपीज। सो 20 रुपीज इज माई करंट डिविडेंड। तो D1 क्या होगा, आप देखोगे ना यहाँ पर, तो मैंने नीचे बोला हुआ है कि ग्रोथ रेट जो है वो 20% होगा। सो ये जो 20 प्लस 20% ग्रोथ रेट करूंगा तो D1 आ गया 24, P0 मेरे पास 200 ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड ग्रोथ रेट इज 20% और 0.2, तो मेरा के यहाँ पर आ गया 32% डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से। ठीक है मेरे भाई, तो देखो 5.97, इसको गोली मारो, ये हो गया 7.08, ये हो गया 7.08। हाँ हाँ ठीक है, छोड़ो ना, मैं अल्टरनेट अजम्पशन को 1 मिनट के लिए हटा रहा हूँ। तो देखो 5.97 आ गया, 7.08 आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट 32% आ गया। डन है सर। हाँ, इसी के अलावा ये लोग बोलते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अज्यूमिंग इक्वल वेट्स ऑफ ऑल सिक्योरिटीज। 3 सिक्योरिटीज है, ठीक है, और वेट्स का टोटल हमेशा 1 आता है, तो या तो 0.3333 ले लो, या तो ये 33.33%, 33.33%, 33.33%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, इक्विटी सबका सिमिलर वेट है, तो वेट्स इनटू कॉस्ट करोगे तो इसका लगभग 2%, इसका 2.36, इसका 10.67, तो जब आप इसका टोटल करोगे तो आपका WACC 15.02% आके खत्म हो जाता है। ठीक है, 7 नंबर का आपका एक फुल फ्लेजेड अच्छा क्वेश्चन है। अब 2 ही क्वेश्चन बच्चे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3A, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3A डिस्कस करते हैं दोस्तों। एडवांटेज लिमिटेड इज करंटली इवैल्यूएटिंग इट्स, अब ये है ना डिविडेंड डिसीजंस के अप्रोच पे एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, और डिसीजन देने का ऑफकोर्स इसमें 1 नंबर होगा ही क्योंकि नीचे है। Advantage Limited is currently evaluating its dividend declaration policy. Being simple and old-fashioned in nature, managing director of the company has suggested the approach to evaluate its decisions. Further, कंपनी का CEO ये आर्ग्यू करता है कि भाई अप्रोच से चाहे फर्म डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे, लेकिन अप्रोच से जो वैल्यू ऑफ फर्म आएगी ना वो सेम टू सेम होगी। अब अगर मैं कॉन्सेप्चुअली बताऊं ना तो CEO की आर्ग्यूमेंट सही है, क्योंकि हम अप्रोच के जो 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं ना डिविडेंड डिसीजंस में, उससे यही कंक्लूजन निकलता है कि चाहे फर्म डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे उसकी वैल्यू सेम ही निकल के आती है। और MD जो है वो अड़ियल बन रहा है, वो डज नॉट अग्री। ठीक है, तो हम लोगों को तो क्या है पता है, देखो 4 नंबर तो इस चीज के कि हमें दोनों अल्टरनेटिव्स में फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और 1 नंबर इसका है कि बताओ कि CEO का जो कंटेंशन है वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहला मैंने जो स्टेप बोला था वो क्या बोला था कि आप फ्यूचर मार्केट प्राइस निकालो। फ्यूचर मार्केट प्राइस क्या होगा सर, P1 इज इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस
यहाँ पर KE को एज ग्रोथ रेट यूज किया जाता है, सो 1 प्लस KE माइनस अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ होगा तो शेयर होल्डर की वेल्थ घटेगी तो उससे मार्केट प्राइस भी गिरेगा क्योंकि नेटवर्थ नीचे जाती है, रिजर्व घटता है ना, तो माइनस D1। तो एग्जिस्टिंग शेयर आपको 500 दिया हुआ है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 40 एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब KE शुड बी टेकन एज 10%। तो आओ दोनों अल्टरनेटिव्स में इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लो फर्म ने अगर डिविडेंड दिया तो 500 प्लस 0.01 और यहाँ पे डिविडेंड दे रहे एक साल के बाद तो माइनस 40, तो ये आ गया 510। लेकिन अगर डिविडेंड नहीं दिया हुआ है तो माइनस D1 होगा ही नहीं, तो सिंपली 500 इंटू 1.1 करके 550 का मार्केट प्राइस आ गया। तो फर्स्ट स्टेप तो डन। फिर बोलते द फर्म वुड हैव टू इन्वेस्ट अ टोटल ऑफ 20 लाख रुपीज विच शैल बी यूटिलाइज्ड आउट ऑफ द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ऑफ 10 लाख रुपीज एंड बैलेंस बाय इशूइंग न्यू शेयर्स। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली चीज तो फर्म जो है वो अगले साल कितनी कितनी अर्निंग्स कमा रही है दोनों स्टेप्स में, 10 लाख रुपीज यहाँ पर, 10 लाख रुपीज यहाँ पर, दोनों स्टेप्स में। अब एक अल्टरनेटिव में अपन डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, एक में नहीं करते। तो जिस अल्टरनेटिव में डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं हम लोगों को टोटल डिविडेंड यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। 3000 इक्विटी शेयर्स अपने पास आउटस्टैंडिंग है और पर शेयर हम लोग आज से एक साल के बाद 40 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। तो जिस अल्टरनेटिव में डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है 1,20,000 माइनस होगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ माइनस नहीं होगा इन द सेकेंड अल्टरनेटिव। तो हमारे पास अर्निंग्स में से कितना अमाउंट अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए? फर्स्ट अल्टरनेटिव में 8,80,000, सेकेंड अल्टरनेटिव में 10 लाख, और अपने को दोनों ही अल्टरनेटिव्स में इन्वेस्टमेंट टोटल चाहिए 20 लाख। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव में उसने बोला है कि थोड़ा अर्निंग से ले लो और बाकी का जो बैलेंस है नए शेयर्स को इश्यू करो। तो 20 लाख में से 880 तो अर्निंग्स में से फाइनेंस हो गया, तो बाकी का बैलेंस 1120 के मेरे को नए इक्विटी शेयर एक साल के बाद मार्केट में इशू करने पड़ेंगे। दूसरी चीज भाई, दूसरे केस में पूरी 10 लाख की अर्निंग्स मेरे पास इंटैक्ट है क्योंकि डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं किया है और इन्वेस्टमेंट 20 लाख की चाहिए, तो बैलेंस मेरे को 10 लाख इशू करना पड़ेगा नई इक्विटी शेयर से। थर्ड स्टेप, कितने इक्विटी शेयर्स अपने को इशू करने हैं? अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये जो इक्विटी शेयर्स है समझना, ये जो अर्निंग्स है ये मैं आज से एक साल बाद कमा रहा हूँ, हाँ सर। ये जो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो आज से एक साल के बाद डिक्लेयर कर रहे हो, हाँ सर। तो डोंट यू थिंक जो आप इक्विटी शेयर्स इशू करोगे वो भी आज से एक साल बाद करोगे, हाँ सर। तो आज से एक साल के बाद अगर इक्विटी शेयर्स इशू करना है तो क्या आज की मार्केट प्राइस पे करोगे या आज से एक साल के बाद की जो मार्केट प्राइस है उस पर करोगे? सर आज से एक साल के बाद की मार्केट प्राइस जो है उस पर करेंगे। एंड आज से एक साल के बाद की एक्सपेक्टेड प्राइस हम शेयर स्टेप 1 में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 510 550 पे। तो आज से एक साल के बाद 1120 चाहिए और 510 पर शेयर पे इशू होगा, तो 2196 शेयर्स अल्टरनेटिव 1 में आ गए। दूसरे पर्टिकुलर अल्टरनेटिव में 10 लाख रुपीस चाहिए और आज से एक साल के बाद की यहाँ मार्केट प्राइस एक्सपेक्टेशन पे 550 है, तो यहाँ पर 1818 शेयर्स इशू होंगे। एंड फाइनली हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा? सिंपल सर, देखो आज से एक साल के बाद की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आज से एक साल के बाद जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होंगे वो, जो नए शेयर्स इशू होंगे वो, इनटू आज से एक साल के बाद की मार्केट प्राइस प्लस कुछ कमाया होगा तो वो ऐड हो जाएगा वैल्यू में क्योंकि उससे मेरा रिजर्व बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, और जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ होगा उससे मेरी लिक्विडिटी घटती है, तो एक तरीके से वो मेरे को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज आज से एक साल के बाद हो रही है और देखो इसको प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट करना पड़ेगा एक साल से, और यहाँ पर मैंने डिस्काउंट रेट जो है वो भी मेरे को KE ही लेना होता है एंड ग्रोथ रेट भी KE ही लेना होता है। तो देखो बेसिकली आज से एक साल के बाद एग्जिस्टिंग 3000 शेयर थे प्लस ये जो 2196 शेयर है ना, ये मैं ऐसे ही लिखता हूं तभी आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इनटू आज से एक साल के बाद की मार्केट प्राइस पर शेयर 510 फर्स्ट अल्टरनेटिव में, प्लस कमाया 10 लाख, इन्वेस्ट किया 20 लाख, और इसको जब मैं डिस्काउंट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म आएगा 15 लाख। सिमिलरली सेकेंड अल्टरनेटिव में मेरे पास 10 लाख शेयर्स थे, सॉरी मेरे को 10 लाख चाहिए थे 550 की रेट पे, 3000 शेयर्स एग्जिस्टिंग थे और ये सारे शेयर्स की वैल्यूएशन आज से एक साल के बाद के प्राइस पे 550, जो कमाया ऐड, जो इन्वेस्ट किया लेस और डिस्काउंट किया प्रेजेंट वैल्यू पे, तो यहां पर भी मेरी वैल्यू ऑफ फर्म 15 लाख आ जाती है। तो मुझे एक बात बताओ, चाहे आप डिविडेंड डिक्लेयर करो चाहे डिविडेंड डिक्लेयर ना करो, वैल्यू ऑफ फर्म तो सेम ही आती है। तो सीईओ का कंटेंशन जो है ना वो सही है, क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में वैल्यू ऑफ फर्म 15 लाख की है। तो कैलकुलेशन के 4 नंबर और ये कंटेंशन लिखने के अपने 1 नंबर। अब आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन में, और दोस्तों ये क्वेश्चन ना मैंने पूरा हैंडमेड लिया है। मैं आपको पहली बात बता दूं कि आप जैसे टैक्स में कैलकुलेट करते हो ना, ओपनिंग WDV क्लोजिंग WDV, ये आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी है। सर क्या बात कर रहे हो? इधर आओ मैं बताता हूं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस कॉन्सेप्ट से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है ताकि आपको डाउट ना हो। तो मैं चलता हूं ICI में, न्यू कोर्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, स्टडी मटेरियल इंटरमीडिएट कोर्स, अपना पेपर चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
लेटेस्ट वाला ही दिखाता हूँ तुमको। और ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हाँ, तो अगर आप स्टडी मैट देखोगे ना, एक मिनट, हाँ, ये देखो, ये देखो, ये आपका WDV का कैलकुलेशन। जब एक से ज्यादा एसेट्स ब्लॉक में एग्जिस्ट, पहले मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये ना बोलो कि सर आउट ऑफ सिलेबस है, आपके मॉड्यूल के पेज 7.14 में ही है। जब एक से ज्यादा एसेट्स एग्जिस्ट कर रहे हो ब्लॉक में, तब आपको सबसे पहले तो क्लोजिंग WDV निकालनी पड़ती है, और उस क्लोजिंग WDV पे जो है आप डेप्रीसिएशन निकालोगे। ठीक है, सो बेसिकली WDV जो बिगिनिंग है ईयर 5 में, वो यहाँ पर है ना एडिशंस नहीं लिखे हुए, लेकिन यहाँ पे एडिशंस भी ऐड हो गए। फिर जो मशीन आपने बेचा वो माइनस हो जाएगा, तो उससे आपकी क्लोजिंग WDV डिराइव होगी, और फिर उस पर आप जो है वो डेप्रीसिएशन का फिगर कैलकुलेट करोगे। क्या ये चीज समझ में आती है आपको? तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे मैंने यहाँ पे आपका क्वेश्चन डाला हुआ है, और ये मैं रिवीजन लेक्चर में हर बार कराता हूँ। जब भी आप मेरा रिवीजन लेक्चर देखोगे ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, भाई रिप्लेसमेंट डिसीजन में मैं हर बार ये WDV का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता ही हूँ। आ जाओ मिस्टर शाह, हाँ भाई मेरा ही है। Mr. Shah is currently evaluating replacement of his existing machine used for his business with a new one. However, he is confused regarding certain cash flows and ratios that might get affected due to the same. अच्छा हाँ, बिफोर आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन, कभी भी ना क्वेश्चन का हुलिया देख के डर मत जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन का हुलिया देख के कुछ बच्चे भी लाइक भाई ये क्या पूछ लिया भाई। अरे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इट्स लाइक खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये क्वेश्चन वैसा है। एग्जिस्टिंग मशीन जो है वो 4 लाख पे बिकेगा। अब सीधा सीधा बताओ WDV पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सर देखो 4 लाख जो है वो WDV से माइनस होगा, और नया मशीन जो है 7 लाख की खर्ची पे आएगा, मतलब ये WDV पे ऐड होगा। बोथ द मशीन्स बिलोंग टू द सेम ब्लॉक हैविंग एन ईयर 1 ओपनिंग WDV ऑफ 10 लाख रुपीज एंड डेप्रीसिएशन ऑन द ब्लॉक इज चार्ज एट 20% ऑन WDV बेसिस। मतलब सिंपल सी चीज है। अब आप देखोगे ना, ये डेप्रीसिएशन शेड्यूल में अपने को करना है कंप्लीट। मतलब कुछ नहीं है भाई, अगर मैंने मशीन को रिप्लेस किया, रिप्लेस करने का मतलब क्या होता है, पुरानी मशीन को बेच के नई मशीन को लाना। तो अगर रिप्लेस किया तो ईयर 1 में कितना डेप्रीसिएशन और ईयर 2 में कितना डेप्रीसिएशन लगेगा, और अगर रिप्लेस नहीं किया तो ईयर 1 में कितना डेप्रीसिएशन लगेगा और ईयर 2 में कितना डेप्रीसिएशन लगेगा। तो बेसिकली WDV का ही कैलकुलेशन है। आप देखोगे ना कुछ भी नहीं है। ये देखो, मान लो अगर रिप्लेसमेंट डिसीजन कर दिया, ठीक है, तो ओपनिंग WDV मेरे को क्वेश्चन में 10 लाख रुपए का दिया हुआ था। अब नया मशीन का कॉस्ट आया 7 लाख, तो वो WDV में ऐड। पुराना मशीन गया 4 लाख पे, तो वो WDV से लेस। तो जो क्लोजिंग WDV आया वो है 13 लाख रुपीज ईयर 1 का, और उस पर डेप्रीसिएशन जब लगेगा 20% पे, डेप्रीसिएशन ऑन ब्लॉक इज चार्ज एट द रेट 20%। तो 20% पे जब आप डेप्री चार्ज करोगे तो पहले साल का 2,60,000 आ गया। ये कब? जब रिप्लेस हो रहा है। तो डेप्रीसिएशन शेड्यूल में अगर रिप्लेसमेंट हुआ तो फर्स्ट ईयर में तो 2,60,000। अब पहले साल का डेप्रीसिएशन माइनस करके आपका फर्स्ट ईयर का नेट में क्लोजिंग नेट कैरिंग वैल्यू आ गया पूरे ब्लॉक का, और वही अगले साल का आपका ओपनिंग WDV भी बन जाएगा। बराबर है? हाँ सर। अब अगले साल में ना तो कोई एडिशन हुआ है ना तो कोई सेल हुआ है, जो हुआ है पहले ही साल में हुआ है। तो जो ईयर 2 का ओपनिंग WDV है वही ईयर 2 का क्लोजिंग WDV है। तो दूसरे साल में इसी 1040 पे जब आप डेप्रीसिएशन लगाओगे तो 2,08,000 आ जाएगा, एंड क्लोजिंग WDV यहाँ पर आपका 832 बन जाएगा। ये नहीं लिखा होगा आपने टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया 2,08,000 यहाँ पर। अब मान लो रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है तो क्या, ना तो आपने पुराना मशीन बेचा है ना तो नया मशीन खरीदा है। तो उस पर्टिकुलर केस में तो जो ओपनिंग WDV होगा वही क्लोजिंग WDV होगा। तो सीधा 10 लाख पे 20% डेप्रीसिएशन, तो यहां पर 2 लाख रुपया आपका फिगर आ जाएगा। और दूसरी चीज, 10 में से 2 लाख आप माइनस करो तो कितना बचता है? 8 लाख। अगले साल भी कोई रिप्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है, तो जो अगले साल का ओपनिंग WDV वही अगले साल का क्लोजिंग WDV, उस पर डेप्रीसिएशन लगाओगे 20%, तो आपका 160 आ गया यहाँ पर, और नेट ब्लॉक एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज 640। सर इतना ही करना था, इतना ही करना था। और सोचो जो भी बच्चे ये क्वेश्चन सीधा छोड़ के आया ना भाई, ट्रस्ट मी आप लोग पक्का सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हो, क्योंकि ये कंसेप्ट रिप्लेसमेंट डिसीजंस में अक्सर ICAI टेस्ट करता है। ICAI क्या करता है पता है? नेट रिप्लेसमेंट को डेप्रीसिएशन बेस मानता है। जैसे मैं बोलूं ICAI कैसे करता है वो समझना। मान लो 7 लाख का मेरा नया एसेट था, हाँ सर, और 4 लाख का पुराना एसेट मेरा बिका। बराबर ना? ऐसा ही कुछ था ना? हाँ, तो भाई ICAI क्या करता है, ये 7 में से 4 लाख गया तो 3 लाख,
इस 3 लाख को ना आईसीआई डेप्रिसिएशन बेस बुलाता है और उसी में हर साल का 2020 और इसी को क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मान के इसी पे हर साल 20% डेप्रिसिएशन लगाता है और फिर उसको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की तरह चार्ज कर देता है इनकम स्टेटमेंट में। आप रिप्लेसमेंट डिसीजन का ना आपके मॉड्यूल में आई थिंक प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 या 5 आई एम नॉट श्योर, एक आपके टेस्ट योर नॉलेज में ना एग्जावली लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, करना जरूर वो, उसमें यही चीज की हुई है आईसीआई ने। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके पूछा, बट आपको आना चाहिए ये चीज। अब देखो एक और चीज इसमें पूछी हुई है, फर्दर दिस वुड ऑल्सो डिटरमाइन द फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो after 2 years given that sale is after 2 years would be 50 lakhs and closing WDV of the net block would be forming a part of the balance sheet। मतलब 2 साल के बाद आपका फिक्स्ड एसेट रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होगा पता है, 50 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय जो 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ईयर 2 के एंड में आपकी क्लोजिंग WDV आई ना, वही आपका फिक्स्ड एसेट का नेट कैरिंग वैल्यू बनेगा ना। तो देखो अगर मैं रिप्लेस करूंगा, एक्चुअली ये मैंने गलत बोला, यहां पर आपको ये कैलकुलेट करना चाहिए, आई मीन करना है। तो जो 2 साल के एंड पे रिप्लेस करने के बाद आपका फिगर आया दैट इज 832, तो ये आपका फिक्स्ड एसेट का फिगर 2 साल के बाद बनेगा। तो जब आप रिप्लेस करोगे तो 50 लाख डिवाइड बाई 832, यहाँ पर आपका 6 गुना आता है। एंड जब रिप्लेस नहीं किया हुआ होगा तो 640 आपका क्लोजिंग वैल्यू बना, तो इट इज 50 लाख अपॉन 640 दैट इज 7.81 टाइम्स। ये आपका आ गया फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो दोनों ही केसेस में, दोनों का 0.5 मार्क्स था। डन है भाई। और इसी के साथ दोस्तों अपना पूरा जो डिस्कशन है ना वो हमने लगभग 1 घंटा 20 मिनट में खत्म कर दिया। मजा आ गया? तुम लोगों को लग रहा होगा सर क्या क्या क्वेश्चन डाले आपने पेपर में, और ये लास्ट क्वेश्चन तो मतलब क्या ही था। इसलिए बोल रहा हूं टेस्ट अटेम्प्ट किया करो। मैंने बोला था ना कि व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, भाई आप लोग मेरे पे बिंदास ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा के आपको पूछूंगा ना भाई, अभी के लिए कॉन्फिडेंस डाउन होगा लेकिन रियलिटी चेक मिलेगी। और ये रियलिटी चेक आईसीआई के एग्जाम से जस्ट पहले बहुत जरूरी है, 1 ही महीने में आपकी एग्जाम है। चलो अब ये थियरी जो है ना भाई, ये मैं आरटीपी की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। 4A तो ना आपका आरटीपी May 26 का ही टॉपिक है। थियरी वैसे भी एग्जामिनर एफएम में तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछता है, बट कुछ लोग होते हैं ना जो थियरी भी करके जाते हैं, उनके लिए अब जो थियरी है ना ये 4A वाली थियरी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आरटीपी से ही मैंने सीधे स्क्रीनशॉट्स लेके सोल्यूशन में डाल दिए। आप बिंदास पढ़ लेना। एंड लेट मी टेल यू, जिन्होंने भी टेस्ट अटेम्प्ट करी और ये डाला है ना मेरे भाई, ये हर टाइप के बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट के बारे में 2-2 पॉइंट्स भी अगर आप लिखोगे ना तो आपको हाफ मार्क मिल जाएगा। ठीक है, 5 मार्क है ना, 5 मार्क है ना भाई, तो लाइक पर पॉइंट हाफ मार्क, तो पर 2 पॉइंट्स आपको इसके 1 मार्क, इसके 2 पॉइंट के 1 मार्क, इसके 2 पॉइंट के 1 मार्क, ड्रॉप लॉक बॉन्ड्स के 2 पॉइंट के 1 मार्क, वाईसीएन के 2 पॉइंट के 1 मार्क। ठीक है, ये आप सोल्यूशन पढ़ सकते हो। अब 5B जो थियरी क्वेश्चन है ना वो मैंने खुद से बनाया हुआ है, थोड़ा सा हैंडमेड है बट बड़ा ही सिंपल है। आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना टोटल 4 टाइप के डिसीजंस होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एक होता है आपका ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस या जिसका फाइनेंसिंग डिसीजंस बोलते हो, एक होता है आपका डिविडेंड डिसीजन, और एक होता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिसीजंस। ठीक है, तो आ जाओ, वही चीज मैंने टेस्ट करी है। सबसे पहली चीज, और हाँ सॉरी, एक और टाइप का डिसीजन हो सकता है दैट इज वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म डिसीजन करके। सबसे पहले देखो आपको बताना है, कंपनी हैज पेड अ सम ऑफ 50 लाख टू परचेज अ प्लांट, भाई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं यार, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ गया सबसे पहला आंसर। उसके अलावा दूसरा, फर्म ने डिसाइड किया कि वो अपना कैपिटल रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और डेट इन द रेशियो ऑफ 60:40। सर ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है, या तो कैपिटल स्ट्रक्चर बोलो या फिर फाइनेंसिंग डिसीजन बोलो, दोनों ही सही है इस केस में। ठीक है, उसके अलावा तीसरा, रुपेल लिमिटेड ने डिसाइड किया कि वो इस पर्टिकुलर ईयर में कोई भी रिटर्न टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं देगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है सर? डिविडेंड, मतलब ये तो डिविडेंड डिसीजन है। चौथा, एन इन्वेस्टर वांट्स टू चेंज इट्स हिज पोर्टफोलियो, दोस्तों ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिसीजन है। एंड लास्टली मैंने बोला था मेरे भाई कि बिजनेस जो है उसको अपने रिसीवेबल्स फाइनेंस करने हैं और इन्वेंट्री फाइनेंस करनी है, तो एक तरीके से रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री के लिए बंदा वर्किंग कैपिटल लोन ले रहा है, तो इसमें भी आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस बोल सकते हो, या फिर इसको वर्किंग कैपिटल डिसीजंस भी बोला सकता है, या तो ये या फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस। डन है सर। तो ये आपका पूरे का पूरा पेपर मैंने डिस्कस कर दिया है। कैसा लगा पहले बताओ मेरे को, मजा आया?
ऐसा ही दोस्तों 22 अगस्त को एक दूसरा भी टेस्ट होने वाला है एंड आई होप आप लोगों को जो है ये टेस्ट में इंटरेस्ट आ गया होगा। तो दोस्तों 22 अगस्त वाली टेस्ट जरूर देना, ठीक है। सारी चीजें टेलीग्राम पे शेयर्ड है, ये सोल्यूशंस जो है इसमें एक दो चेंज है वो भी करके, एंड ये जो क्वेश्चन पेपर जो रिवाइज किया है वो भी दोनों मैं वापस से टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। और याद रखना प्रैक्टिस टेस्ट 1 प्रैक्टिस टेस्ट 2 ये दोनों आपको एग्जाम के 1.5 दिन में सॉल्व करना है। एग्जाम के 1.5 दिन पहले आपको सॉल्व करना चालू करना है। ट्रस्ट में करोगे ना तो आपको भी देख रहा है कि पूरा ही सिलेबस इसमें कवर हो चुका है, तो आपका ऑटोमेटिकली पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, एंड लाइक आई ऑलवेज से कीप स्टडिंग।